हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना प्यार पी सर अगेन आपके सामने एक और टॉपिक वन शॉट रिवीजन के लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। तो हम EMI को वन शॉट में रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि भाई चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है और बार बार रिवीजन करते रहना है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात तो बदल सकते थे। तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे और IIT जैसे टारगेट चुटकियों में निकल सकते थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, EMI को स्टार्ट करते हैं। EMI क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने मैग्नेटिज्म जानते हैं, मैग्नेटिज्म में हमने क्या कहा था, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फैराडे ने ये बोला कि भाई जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, फैराडे ने बहुत एक्सपेरिमेंट ट्राई किए, जिनसे ये कोशिश की गई कि भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ वेरी होता है किसी भी लूप में, तो देखा गया प्रैक्टिकली कि उसमें करंट प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा सोच देखा गया कि जब जब टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, तो टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप में वेरी करने से उसमें करंट का इंड्यूस हो जाना, इस फिनोमिना को ही क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट को इंड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंड्यूस करेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, फैराडे ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उसने सर्किट बनाए, कोयल बनाई, मैग्नेटिक फील्ड रखा, सब रखा। तो हजारों एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो फेल हुए। तो जो एक्सपेरिमेंट काम के थे हम उनकी बात करते हैं, जिनसे जनरेट हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ है समझ लो कि एक कोयल थी, सर्किट जुड़ा हुआ, उसमें हमने जो है कोई बल्ब भी जोड़ दिया, हम मैग्नेटिक फील्ड ला रहे उसके पास रखे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार ऐसा बोलते हैं कि उसको गुस्सा आ गया और मैग्नेट को फेंक दिया उस कोयल के अंदर से, पास हो गया मैग्नेट। जैसे ही मैग्नेट पास हुई तो सर्किट में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था, उसमें डिफ्लेक्शन आया, और जैसे डिफ्लेक्शन आया तो समझ गए हाँ भाई इसमें तो करंट होगी। भाई अगर इसमें करंट होगी तो, लेकिन वो करंट थोड़ी देर के लिए आई, तो उसने देखा कि यार जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से चल रहा था, पास हो रहा था, तो टाइम के साथ साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या बदल रही थी। तो उसने एक्सपेरिमेंटल देखा, हाँ यार जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट जनरेट होती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की क्वांटिटी, इनकी संख्या किसी लूप में कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब EMF इंड्यूस या करंट इंड्यूस नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से ये एक्सपेरिमेंट बड़े काम का था। तो यानी कि आप ये सोच लीजिए कि अगर किसी लूप में या तो आप टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें, तब भी I इंड्यूस होगी, या आप मैग्नेटिक फील्ड को तो कांस्टेंट रखा, B को तो कांस्टेंट रखा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने देखा कि इसको, इनकी लाइनों की संख्या को बढ़ाना, तो हम इसका एरिया चेंज कर देते हैं, एरिया इनकी उसकी रेडियस बदल देते हैं, तो तब भी देखा इसमें करंट इंड्यूस होती है, तब भी देखा भाई इसमें करंट इंड्यूस होती है। हाँ, तो फिर ये देखा कि भाई अगर हमने इसको ऐसे किसी ओमेगा से ऐसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया तब भी करंट इंड्यूस होती है। तो कुल मिला के देखा यार, इसमें B चेंज हो रहा तब भी ऐसा हो रहा, एरिया चेंज हो रहा तब भी ऐसा हो रहा, और जब इसे घुमाएंगे किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में भी घुमा देंगे, मान लो यहाँ B कांस्टेंट है, तब भी ये देखा गया कि करंट इंड्यूस हुई। तो ऐसे घूमने में क्या हो रहा है, जो एरिया वेक्टर है और B है उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा, यानी कि इन तीनों का रिलेशन किससे है, मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो ये बोला गया कि जो फ्लक्स होता है B.A, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फ्लक्स की तरह से ही सोच सकते हैं, B.A या BA cos थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ B.DA, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और इसमें B चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, या इनके बीच का एंगल थीटा चेंज हो जाए, टाइम के साथ साथ इसका बदलना अनिवार्य है। अगर ये बदलेगा तो इसमें EMF इंड्यूस या करंट इंड्यूस होगा, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, इसी फिनोमेना को कहते हैं
EMI। तो EMI के लिए अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस चैप्टर को बहुत प्यार से डिवाइड कर दिया, बहुत मतलब सिस्टमेटिक वे में डिवाइड किया हमने। कैसे कि भाई सबसे पहले तो हम फ्लक्स का जुगाड़ कर लेंगे, फ्लक्स का जुगाड़ कर लेंगे। फिर फैराडे ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही इंड्यूस EMF होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही इंड्यूस EMF होगा। रेट तो तभी निकाल पाएंगे ना जब ये वेरिएबल होगा टाइम के साथ साथ, हाँ, तो कांस्टेंट में नहीं होने वाला। और जैसे हमने इंड्यूस EMF निकाल लिया तो I की वैल्यू E बाई अपॉन रेजिस्टेंस से I इंड्यूस निकल जाएगी। तो इस सर्किट, इस वाले पूरे चैप्टर में यही करना है, पहले फ्लक्स का जुगाड़ करो, फिर बाई EMF इंड्यूस आ जाए, फिर रेजिस्टेंस आ जाए। लेकिन फैराडे में ये नहीं बता पाया था कि उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, उसकी डायरेक्शन के बारे में उस पर कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब किसने दिया, इसका जवाब दिया उसी का एक, ऐसा समझ लो काम करने वाला, उसी के साथ एक कोलीग समझ लो, या उसका चेला समझ लो, चेला चपाटा समझ लो, जो कि डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाया था। जो उसका नाम क्या था, लैंज। लैंज ने उसको बताया था कि किस तरीके से इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ठीक है, तो लैंज के लॉ भी पढ़ेंगे यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और करंट तक कैसे पहुंचते हैं। फिर इसके जनरेट होने के पीछे के कारणों की बात करेंगे, मोशनल EMF से कैसे जनरेट होती है, रोटेशनल EMF, ये सब कारण की बात करेंगे। यानी कि 3 कारणों से जनरेट होती है, B से, एरिया चेंज होने से, थीटा चेंज होने से, है ना भाई। अब इसका हमें सारा ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला कि भाई मेन चीज तो फ्लक्स है, तो पहले फ्लक्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए। फ्लक्स BA cos थीटा होता है, जिसमें थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और B के बीच का एंगल। मान लो एरिया वेक्टर इस तरफ है तो ये B है, इनके बीच का एंगल BA cos थीटा बन जाएगा, BA cos थीटा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो BA cos थीटा में B है वो B और एरिया वो वाला है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यानी कि जैसे मान लो मेरे से बोला जाए कि इसका फ्लक्स निकालो, अगर फ्लक्स निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने हिस्से में है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स BA cos 0। ध्यान से देना, B अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ ही मान लेंगे, है ना। तो इसका मतलब cos 0 आ गया, और B है, और एरिया पाई r² लेंगे भाई। यानी कि A वो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो इस बात को कंसेप्चुअली दिमाग में रखें। दूसरी बात, जैसे मान लो अगर मेरे पास ये है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है B, है ना भाई, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस B है। अगर बोला जाए कि फाई निकालो, ये मान लो 1 लूप है, ये मान लो 2 लूप है, आपसे बोला जाए क्या कि फाई 1 निकालो, 1 में कितना फ्लक्स है, 1 के अंदर फ्लक्स निकालना है, तो भाई B तो दे ही रखा है, लेकिन एरिया किसका, एरिया उस हिस्से का जितने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कितने हिस्से में है भाई, केवल इतने वाले में, πa² आएगा भाई, πa² इंटू cos 0। तो इसका आंसर आ जाएगा B πa²। ऐसे बहुत सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज सीखने की थी जो हमने, वो यही है। ठीक है, तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखना, और ध्यान देना कि भाई अगर मान लीजिएगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ऐसे दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, और ये लूप दे दिया, एरिया वेक्टर ऐसा होगा कहीं ना कहीं, और B ऐसा दे दिया, तो इनके लिए फ्लक्स क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा फ्लक्स 90 डिग्री पर। और ध्यान ये भी रखने वाली बात है कि अगर हमारे पास ये कोई एक रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड 37, 20 तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर ये, तो ध्यान दो जब हम फ्लक्स निकाल रहे होते हैं तो BA की वैल्यू रेडियस r मान लो πr², एरिया वेक्टर ऊपर आएगा। तो दिस इज द एंगल थीटा between A and B, not 37, this is 53, that is cos 53, और cos 53 की वैल्यू क्या आएगी, cos 53 वैल्यू आ गई 3/5, 3 B πr²/5, ये आंसर आएगा। और यूनिट होती है इसकी वेबर, क्या यूनिट होती है, वेबर या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये B ये एरिया या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, लेकिन टेस्ला पर मीटर स्क्वायर की जगह इसको क्या नाम दिया गया, वेबर। तो WB इसको लिख देते हैं। तो पहले हमें फ्लक्स के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्लक्स आता होगा तो बाकी सारे काम हम कर लेंगे। तो फ्लक्स में इसके बाद फिर हम क्या करना है, फैराडे लॉ पढ़ेंगे। फैराडे लॉ का काम क्या है, फैराडे लॉ का काम क्या है कि भाई हमने को फ्लक्स मिल गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही क्या होता है, इंड्यूस EMF। एक्चुअल में करंट की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ओपन सर्किट होगा तो करंट तो 0 रहेगी, लेकिन ओपन सर्किट के अक्रॉस भी तो वोल्टेज हो सकता है, इसलिए वोल्टेज के फॉर्म में ये रोल दिया गया है। और करंट तो चूंकि अलग अलग सर्किट में रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल के अगर वायर लेंगे, मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई मैंने
इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉपर का वायर रखा और एक एल्यूमिनियम का रख दिया, एक कॉपर का रखा और एक एल्यूमिनियम का, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग, लेकिन करंट तो अलग आ जाएगी। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ तो केवल और केवल फ्लक्स के चेंज होने से है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कॉपर है या एल्यूमिनियम है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ तो दोनों के लिए सेम आएगा, तो फिर उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आई आ जाएगा, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में आया। तो उसने क्या बोला था कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स d∅dt का मैग्नीट्यूड E के बराबर, ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है और ये डायरेक्शन दी थी लेंज ने, तो लेंज ने लगा देते हैं माइनस वाला, तो फ्लक्स निकालने के लिए ये काम करना है, ईएमएफ ये निकाल लेंगे और जैसे ही E निकल जाएगा R से डिवाइड कर लेंगे। कभी कभी चार्ज की बात कर लेता है, कितना चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज की बात यहाँ से कर लेंगे, Q/T कर लो, चाहो तो Q/dt कर लेंगे, तो यानी कि चार्ज फ्लो की बात अगर करेंगे, चार्ज फ्लो अगर Q/dt कर लेंगे dt टाइम में, तो बेसिकली कितना आएगा ΔΦ अपॉन R, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो चार्ज का भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया है n इंटू ΔΦ/R, कितना चार्ज फ्लो कराया है जब तक कि करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लेंज लॉ की। तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि भाई करंट की जो इंड्यूस डायरेक्शन आएगी उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाए। उसने कहा कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ये करंट इस तरीके से डायरेक्शन होती है इस करंट की कि जिस कारण से ये प्रोड्यूस होती है, जिस कारण से ये प्रोड्यूस होती है हमेशा उसी कारण का अपोज करती है। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ, और ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, एक तरह की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमें मिल रही होती है। तो जैसे मान लीजिएगा ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, ये वाला, इसमें v वेलोसिटी से मैग्नेट आ रही नीचे, तो नॉर्थ से निकलने वाली लाइन इसके अंदर बढ़ती जा रही, इसमें नहीं कि फ्लक्स की वैल्यू क्या जा रही, बढ़ रही है। तो अब डायरेक्शन निकालनी इसके अंदर I इंड्यूस की, इसमें I इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि इसमें ये करंट जो इंड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही, फ्लक्स के बढ़ने के कारण। अब ये करंट कैरिंग लूप है और करंट कैरिंग लूप में इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए कि इसके बढ़ने का अपोज करे, यानी कि खुद का एक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी डायरेक्शन इस वाले फ्लक्स के अपोजिट होनी चाहिए, तभी ये डिक्रीज होगा। ये लूप था हमारा, इसमें लाइनें ऐसे जा रही थी, इनको घटाने के लिए अपनी लाइनें ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ताकि अपना फील्ड ऊपर की तरफ रखे और जो फ्लक्स इसमें बढ़ रहा था उसको घटाने की कोशिश करे, जिससे कि क्या होगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। ऐसे जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये साउथ की बात करेंगे तो साउथ वाले केस में भी जब इसको नीचे ला रहे हैं तो साउथ में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होती है, लेकिन फील्ड लाइनों की संख्या इस डायरेक्शन में जैसे जैसे नीचे आ रही है इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये क्या चाहेगा कि इस डायरेक्शन में फील्ड लाइनों की संख्या घट जाए। तो खुद का फील्ड किधर लाना पड़ेगा, खुद का फील्ड नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ तब आएगा जब करंट ऐसे होगी, नीचे की तरफ तब आएगा जब करंट ऐसे होगी। तो ये वाला क्या करेगा, इस बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, इस तरीके डायरेक्शन यहाँ जाएगी। और ऐसे सेम यहाँ पर इसका उल्टा सोच सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एक वायर दे दिया जो कि टाइम टी के साथ साथ बढ़ रही है करंट, और यहाँ पे एक लूप रख दिया है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्स भी टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो अब ये खुद का फील्ड ऐसे जनरेट करेगा लूप, ये क्या लूप है, ये ऐसे जनरेट करेगा जिससे कि इसमें करंट जो इंड्यूस हो रही है इसके फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे। यस, है ना, होता है ना, जब कोई तरक्की करता है, जब कोई आगे बढ़ता है तो दूसरे उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो वही ये कहा कि ये कोई करंट बढ़ रही है, ये कह रहा अच्छा बढ़ रही है, तेरे को कम कर देता हूँ, लो भाई। लेकिन वो कम करने की कोशिश में ही वास्तव में उसका फायदा हो गया, ये मेंटेन हो जाता है करंट की डायरेक्शन। तो इसके अंदर इस फ्लक्स को घटाने के लिए ये लूप में करंट खुद की इस तरह से होनी चाहिए कि फील्ड इसका बाहर आए। अगर फील्ड बाहर आ रहा है तो क्या इसकी करंट ऐसे होनी चाहिए, हाँ भाई, इसमें I इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लो कि हमने इसमें करंट ले ली I0, ये ले ली, और ये घट रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया,
है ना, और इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है। अगर मैं बोलूं कि चलो a बहुत छोटा है b से, a बहुत छोटा लेने का पर्पज है कि ये पॉइंट मान सकते हैं सेंटर पर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी कि इस छोटे लूप में फ्लक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो फ्लक्स की वैल्यू बाहर थी, ये वाला बाहर, इसके कारण जो है, इसके कारण जो बाहर है वो घट रहा है, फील्ड लाइनें बाहर की तरफ घट रही है, तो क्या करेगा, इनको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो खुद का फील्ड भी बाहर की तरफ ही जनरेट करेगा ताकि ये बढ़े, तो यानी कि इसके अंदर करंट ऐसे जनरेट होगी कि इसका खुद का भी इसी तरफ आए, तो यानी कि ये भी आई इंड्यूस भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। यही कहलाता है हमारा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के हमारे पास जो है डायरेक्शन के सवाल बनते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक सवाल और देखो, ऐसे मान लो ये अपने पास एक वायर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और ये घूम रहा है ओमेगा से, ऐसे घूम रहा है। क्या जब ये ओमेगा से घूमेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी? यस। क्यों? क्योंकि इसका ये हिस्सा मान लो यहां आ जाएगा, तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। जब इसमें फ्लक्स की वैल्यू बढ़ चुकी होगी तो फ्लक्स बढ़ने से इसमें करंट इंड्यूस होगी, यानी कि इसमें जब ये यहाँ आ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो अपना खुद का फील्ड ऐसे जनरेट करेगा जिससे कि ये घटना शुरू करे, अंदर की तरफ घटे। अंदर की तरफ तभी घटेगा जब ये खुद का बाहर की तरफ जनरेट करेगा, जब का खुद का बाहर की तरफ तभी जनरेट करेगा जब करंट ऐसे होगी, यानी कि इसमें करंट इस तरह से आ जाएगी। तो जब तक ये आधा चक्कर करेगा, जब तक ये आधा चक्कर करेगा तब तक तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, लेकिन जैसे ये आधे चक्कर से बाहर आएगा अब फ्लक्स क्या होने लगेगा, घटने लगेगा इसके अंदर से। जब घटने लगेगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना, उल्टा काम हो जाएगा। तो ये करंट हमने क्या आएगा, अल्टरनेटली कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी इससे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होने की चांसेस बन जाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट बन जाएगी। तो अल्टरनेटिंग करंट अलग चैप्टर होता है, वो इसी से निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल हमें डायरेक्शन की बात करनी है भाई। डायरेक्शन की बात कर ली है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ भाई चलो, चलिए अब अगर हम बात करते हैं फैराडे लॉ को और लेंज लॉ को मिक्स कर करके इस सवाल को सोचें, इसी सवाल को हम दोबारा सोचते हैं फैराडे लॉ और लेंज लॉ से। अगर मैं कहता हूं कि भाई इसमें आई इंड्यूस और ई इंड्यूस कितना होगा, है ना, तो इसकी रेडियस मान लीजिएगा ये आर है और ओमेगा से ये घूम रही है, तो ध्यान से देखा गया कि भाई किसी टाइम टी में कितना फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या लिखा जाएगा, बी ए कॉस जीरो, बी तो बी मान लीजिएगा, बी दे रखा है, इतने हिस्से का एरिया किसी टाइम टी पर, ये रेडियस आर हो गई, ये वैल्यू अगर ये एंगल थीटा घूम गया, थीटा बराबर ओमेगा टी हो गया, तो क्या ये आर थीटा हो जाएगा, क्या ये आर थीटा हो जाएगा। तो इतने हिस्से का एरिया निकालने के लिए किसी टाइम टी पर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट की तरह ही, तो हाफ ऑफ बेस का मतलब आर और थीटा कितना ओमेगा टी इंटू कॉस जीरो, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट और कॉस जीरो 1, तो क्या बन गया बी आर ओमेगा टी बाई 2। तो फ्लक्स टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा होगा, तो जब फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना, तो डी फाई बाई डी टी, जिसकी वैल्यू बी आर ओमेगा बाई 2 आ जाएगा, बी आर ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। और आई की बात करते हैं, आई इंड्यूस ई अपॉन रेजिस्टेंस आर ओम, तो बी आर ओमेगा अपॉन 2 आर ओम। तो इस तरीके से हमारे पास जो करंट आएगी, तो ये जो करंट आएगी हमारे पास और ये जो ई आएगा हमारे पास, इनकी वैल्यूज तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, लेकिन क्या ये हर आधे चक्कर में डायरेक्शन बदल रहे होंगे? यस। तो इनका जो अगर ग्राफ पूछ लिया जाए, अगर ग्राफ पूछ लिया जाए और फ्लक्स का भी, तो वास्तव में पहले पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये वाली, लेकिन फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये आधा चक्कर होगा, कांस्टेंट है ना। लेकिन फ्लक्स का ग्राफ, जो फ्लक्स आ रहा है वो टाइम के साथ साथ लीनियरली है, फ्लक्स टाइम के साथ साथ लीनियरली, पहले इधर बढ़ेगा फिर नीचे की तरफ। खैर अपने को दिमाग में रखना है कि ई का ग्राफ ये आएगा और आई का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि ये आर ओम से डिवाइड भी है। तो ये लेंज लॉ और फैराडे लॉ का एक कॉम्बिनेशन के सवाल हो गए, तो इसलिए हमें दोनों के सवालों में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अच्छे से आने चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब कुछ अच्छे सवालों के साथ, जेई के सवालों के साथ और एडवांस के मेंस के दोनों के सवालों के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
चलिए फैराडे लॉ पर बेस एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्लक्स दिया हुआ टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट वगैरह होंगी किसी भी लूप में। तो अब इंड्यूस ईएमएफ पूछा 3 सेकंड पर, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें फ्लक्स दिया हुआ है तो डी फाई बाई डी टी इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। और चूंकि इसमें जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं, तो माइनस के कितना 20 टी माइनस 50 और t की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 सेकेंड, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 20 इंटू 3 माइनस 50 और e की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी माइनस के 10 वोल्ट। ओके, तो यानी कि ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन आ गया बी। ओके, और देखते हैं थोड़ा और सिंपल सा क्वेश्चन है। एसी जनरेटर, जनरेटर का वास्तव में इसी चैप्टर से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए चैप्टर हो जाता है क्योंकि रियलिटी में एसी जनरेट इसी से होती है और एसी का तो सारा खेल है पूरी दुनिया में आज की तारीख में, है ना भाई। तो एसी जनरेटर है, मान लीजिएगा कोई भी कॉइल के बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें एन टर्म्स की कॉइल है, तो उसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो फ्लक्स टाइम के साथ साथ वेरी करना चाहिए और वो हो भी रहा है क्योंकि उसने बोला है कि भाई मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल है, ये जो कॉइल है अगर ये घूम रही है, अगर ये घूम रही है ओमेगा से, तो इसका कुछ एरिया आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, यहाँ पर बी गिवन है, तो टोटल फ्लक्स चेंज कितना आएगा, फ्लक्स चेंज। अब क्या फ्लक्स चेंज को लिखने के लिए बी इंटू ए इंटू कॉस इंटू थीटा, और जब ये घूमेगा तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा बी और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये फ्लक्स आ गया। ई की वैल्यू लिखनी है तो माइनस के डी फाई बाई डी टी और ये आ जाएगा माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी से ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये साइन ओमेगा टी बन जाएगा और ये हमारे पास बन गया है, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास बन गया ई मैक्सिमम, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस साइन ओमेगा टी। तो ई मैक्स की वैल्यू पूछिए कि मैक्सिमम कितना ईएमएफ जनरेट कर सकता है, दैट इज व्हाट एनबीए ओमेगा, एनबीए ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम इसमें इतनी जनरेट हो सकती है, सिंपल। तो एक्चुअल में रियल में जनरेटर का बेसिक जो काम है वो इसी से निकल करके आता है। ओके, चलो जी, जेईई मेन 2017 में आया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करें, अपना आप एक बार कोशिश करें। बोला क्या है, बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज हो गया है जबकि कॉइल का रेजिस्टेंस दे दिया है, इंड्यूस करंट का ग्राफ दे रखा है। उल्टा सवाल, इंड्यूस करंट दे दी, इंड्यूस करंट से हमें कहाँ तक पहुँचना है, फ्लक्स तक पहुँचना है। तो बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। वैसे तो आपको इसका टाइम फंक्शन भी निकाल सकते हैं, उसमें से कोई खास बात नहीं है ना। और अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसको करने की, तो क्या सोचेंगे, फ्लक्स तक पहुंचने का रास्ता क्या y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन है तो करंट टाइम की फॉर्म में आ गई है, जस्ट करंट टाइम की फॉर्म में आ गई है। ई होता है डी फाई बाई डी टी, ई का मतलब आई आर, आई आर डी फाई बराबर आई आर डी टी। तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन करने के बाद, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन करने से मिल रही थी ना, तो उल्टा करंट निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करने से टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.5 सेकंड तक इंटीग्रेट कर देंगे, फ्लक्स मिल जाएगा। तो 0 से 0.5 तक इसको इंटीग्रेट किया और फ्लक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 250 वेबर। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसी को एक और शानदार और शॉर्ट मेथड से बताता हूं मैं आपको। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि Q बराबर डेल्टा फाई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो डेल्टा फाई इक्वल टू Q इंटू रेजिस्टेंस कर सकते हैं। और Q क्या होगा, Q इज नथिंग बट इट इज द एरिया अंडर IT ग्राफ। जो IT ग्राफ का एरिया होगा, क्या वही एरिया इस टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर देगा। क्या इसका एरिया निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है, नहीं, बहुत आसान। लो भाई एरिया के बराबर क्यों होता है, क्योंकि चार्ज बराबर होता है I इंटू टी, तो 10 इंटू 0.5 बाई 2, 10 इंटू 0.5 बाई 2 कितना आ गया है, ये आ गया है 2.5। तो 2.5 यहाँ रख दिया भाई, 2.5 यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ 100, तो ये आ गया मेरे पास 250 वेबर। तो ये देखो कितना शानदार मेथड है, ये वाला मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, तो इस शॉर्ट मेथड से कर लेना, इसमें समझदारी है। तो ये हमारे पास 250 वेबर, ऑप्शन डी इज ओके। चलिए जेईई एडवांस में एक सवाल आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि भाई ये एक तरह से वायर का एक लूप रखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंक्रीजेज विद टाइम, यानी कि जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है और अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी, इसमें से करंट इंड्यूस होगी कि इस अंदर बढ़ने वाले फ्लक्स को क्या कर दे, कम कर दे। तो अंदर बढ़ने वाले फ्लक्स को कब कम करेगा, जब खुद का फ्लक्स बाहर आ जाएगा। बाहर कब आएगा, जब करंट इसमें इस तरफ जा रही होगी, है ना। बाहर कब आएगा फ्लक्स, बाहर तब आएगा जब इसमें खुद में करंट किधर जा रही होगी, किधर आ रही होगी, इस तरफ जा रही होगी, यानी कि इसमें करंट यहाँ से यहाँ ऐसे जानी चाहिए और यहाँ से घूम करके जाएगी, जब यहाँ से यहाँ इसमें करंट ऐसे घूम करके जाएगी जब, तो ये करंट ऐसे घूम करके जाने पर ऐसे हो जाएगी। तो ध्यान से देखा गया कि भाई ज़्यादा करंट तो बड़े वाले लूप में जा रहेगी, तो ध्यान से देखा गया कि करंट की डायरेक्शन सी से डी में या डी से सी में जाएगी, डी से सी में, और इधर ए से बी में जा रही, ए से बी में। अच्छा, क्योंकि बाहर तो एक ही है, बाहर तो एक ही है भाई, सीरीज में करंट सेम, पूरा करंट तो सेम ही होनी, तो इक्वल तो होंगी दोनों करंट, बट ग्रेटर और लेस का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्या ये डी से सी आई, डी से सी और ए से बी, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि ध्यान से देखा जाए तो लेंज लॉ पर बेस शानदार क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, हमने ये तो जान लिया है कि भाई फैराडे लॉ ने ये कहा था कि भाई करंट इंड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब उनका कारण जानते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द मूविंग रोड। अगर कोई रोड मूव कर रही है तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कहां से आ जाता है, उसके पीछे क्या फिजिक्स लगी हुई है ना। तो होता क्या एक्चुअल में, हर एक रोड के अंदर, कोई भी कंडक्टिंग रोड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस रोड के अंदर है, यानी कि रोड मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इस तरफ ले लेंगे। हाँ भाई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब भी कोई चार्ज अंदर इस तरफ जा रहा है उस पे Q V क्रॉस B से एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ आएगी डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो इस पर एक फोर्स डायरेक्शन ये FM नीचे की तरफ बन जाएगी, है ना। क्योंकि चार्ज है इधर मूव कर रहा तो V क्रॉस B से ऊपर फोर्स Q V क्रॉस B है, फोर्स लग गया, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स से नेगेटिव यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव फोर्स से यहाँ, इस फोर्स से नेगेटिव इकट्ठे होंगे, नेगेटिव इकट्ठे होंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होने लगेगा, ये पॉजिटिव। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर इकट्ठा होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड E इस तरफ आएगा, जिसके कारण इस पर भी एक फोर्स लगेगा Q इंटू E, यानी कि E इंटू E एक फोर्स इधर लगने लगेगा। अगर ये फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी के कारण जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे, इधर आते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर भी आ सकता है। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए EVB के, तो हम कहते हैं कि ये रुक जाएगा और उस समय ये एक सेल के बराबर बन चुका होगा, और उस सेल के बराबर बनने पर, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, V/L भी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो ये E/L लिख दूं अगर मैं, तो ये E का मतलब इंड्यूस ईएमएफ, तो VB, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो आती है वो आती है BVL। तो यानी कि अब एक मूविंग रोड भी एक सेल की तरह काम करेगी, जिसका वोल्टेज BVL होगा, आप ये कह सकते हैं कि इसमें किसी भी पॉइंट पर QV क्रॉस B और QE का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। जर्नलाइज फॉर्म में लिख देते हैं अगर, कि भाई हम क्या कर लेते हैं, जर्नलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, हाँ भाई, Q इंटू V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड था किसके बराबर, Q इंटू E के बराबर। Q इंटू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एक दूसरे के अपोजिट ऐसे लिख सकते हो, है ना, तो ऐसे लिखा जा सकता है, ये कट जाएगा। आप ये समझ लो कि E की वैल्यू माइनस के V क्रॉस B, और क्या हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ जब भी टोटल निकालना होगा तो क्या माइनस के E.dr या DL ले लेंगे छोटी सी लेंथ में, तो E की जगह रख देंगे तो V क्रॉस B डॉट DL, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। कोई भी एंगल आ गया तो आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर B कांस्टेंट है तो इसको V क्रॉस B डॉट L भी कह सकते हैं, और B इज कांस्टेंट अगर है तब लगाना, तो ये L क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन अगर ये वेक्टर कांस्टेंट नहीं है भी, फिर हमें इंटीग्रेशन से करना होता है। इनके तीनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, यानी कि ये एक तरह से स्केलर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट बना,
तो ये डॉट एल, इसको हम डब्बे में लिख सकते हैं VBL। तो यानी कि अगर एनी टू, अगर कोई भी टू पैरेलल आ जाए, एनी टू पैरेलल देन इंड्यूस EMF इज 0। क्यों? क्योंकि फिर वो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 आ जाएगा इसमें कहीं पर भी। तो इस डब्बे के अंदर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल में आती है तो इंड्यूस EMF नहीं होगा। तो या तो तीनों 90 पर हो तब तो BVL बन जाएगा, ज़्यादातर हमारे लिए BVL वाला जाता है। या फिर किसी में एक एंगल आ गया V और L में कोई थीटा आ गया तो BVL साइन थीटा बन जाएगा। तो हमारे लिए इस बात का ध्यान रखना है कि कब इंड्यूस EMF नहीं होगा। कोई भी दो पैरेलल, वेलोसिटी और L पैरेलल माना जाए तो भी नहीं होगा। तो खैर अगर ये परपेंडिकुलर में होंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो E की वैल्यू BVL, और E की वैल्यू BVL है तो उसका मतलब वायर की अक्रॉस सेल बन चुका है BVL का, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इसको R लिख देंगे। अगर मैं इसके साथ में एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा, अगर रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा सर्किल क्लोज हो जाएगा। तो मैं I इंड्यूस की वैल्यू कैसे लिखूंगा भाई? E/R प्लस R, और R की वैल्यू BVL/R प्लस R। इस तरीके से इंड्यूस करंट की वैल्यू भी निकाल देंगे अगर सर्किट क्लोज होगा। ओके, चलिए अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप दिया हुआ है, वेलोसिटी V0 से चल रहा है, इसमें एक करंट इंड्यूस हो गई है, इसमें एक करंट इंड्यूस हो गई है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर हो गई है भैया, 10⁻³ एम्पियर हो गई है भैया। और B की वैल्यू 2 टकला दे रखी है, 2 टकला मतलब 2 टेस्ला यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसने बोला है कि इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। तो ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल में ही है, ये वही पैरेलल में ही है, तो इसमें तो 0 आएगा, इसमें तो कोई EMF नहीं आएगा, इसमें भी 0 और इसमें भी इंड्यूस EMF 0। लेकिन ये वाली तो वेलोसिटी भी से चल रही, इसमें तो BVL आ जाएगा, और BVL जो आ जाएगा उसको अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना? इस लूप का खुद का 1। और ये देखा इसके साथ ये भी जुड़ रहा, क्या 3×3 इसकी छुट्टी कर दो, क्योंकि ये तो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया रे, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। इसका मतलब 3 3 3 3 कितना बन गया भाई? 3 और 3 का 6, 3 और 3 का 6, 6 6 का पैरेलल में फिर से आ गया 3। इसका मतलब इसके बजा दो बीन, यानी कि 3 आ गया भाई। तो 3 और 1 ये 4 आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो I बराबर BVL बाई रेजिस्टेंस, BVL बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपसे वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी निकल जाएगी IR/BL। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस आया 3 ओम आ गया, है ना, और 3 ओम और 1 ओम जुड़ जाएगा, टोटल 4 ओम हो जाएगा। और इंड्यूस EMF BVL तो I = EBR से हमारे पास V0 को अननोन है, वो निकालना है ना भाई। तो चलिए तो V0 को निकालते हैं। V0 को निकालने के लिए I की वैल्यू 10⁻³ है और R की वैल्यू 4 ओम है, B की वैल्यू 2 टेस्ला है, और लेंथ दे रखी है, ध्यान से देखना भाई, लेंथ देखो कितनी दे रखी, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। कितना आ गया भाई? इससे गया 2 से 2 छम्मा हुआ, और यहाँ से एक डेसिमल हटाओ और उस पर आ जाएगी ये, तो यानी कि 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लूप चल रहा होगा। समझेगी? समझे? यस। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक और अच्छा सवाल देखते हैं मोशनल EMF पर। ये एक अपना करंट कैरिंग वायर दे रखा है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं μ0I/2πr होता है, जितनी भी डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लेकिन जब ये इसके अंदर इधर से जा रहा होगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो लोकेशन वाइज तो हमें पता है बदल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये इसके दूर जा रहा है इसके पास यहाँ से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनों की संख्या, इनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है और डिक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो इसमें जब EMF इंड्यूस होगा तो ये वाला वायर देखो ध्यान से, ये वाले वायर में करंट इंड्यूस नहीं होगी, मतलब वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है। इस वाले में भी वोल्टेज भी इंड्यूस 0 होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें ये करना है कि जो B1 है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये तो जा रहा है वेलोसिटी से लेंथ पर, तो B1 VL इसमें इंड्यूस EMF होगा। इसमें यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस इसकी बदल गई, ये x + b पर है तो B2 VL हो जाएगा। दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को
माइनस कर लेंगे। जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादा कौन सा होगा? ये वाला, पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है भाई, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ये माइनस ये इसका शानदार तरीका है छोटा वाला, है ना। तो हमने सबसे पहले यही लगा दिया कि भाई x पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2πx L इंटू वी, और यहाँ पर लगाएंगे म्यू नॉट आई 2πx प्लस बी, यहाँ तक किस वाले वायर के लिए, ठीक है। लेकिन ये टोटल आया हमारे पास, ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक से आ गया। इसी का हम अगर थोड़ा इंटीग्रेशन से फील लेना चाहते हैं, इंटीग्रेशन से फील लेना चाहते हैं तो क्या करो, इसमें छोटा सा एलिमेंट मान लो y पर जाकर के dy थिकनेस का, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू डी वाई आ जाएगा। तो इस एरिया में कितना फ्लक्स है वो निकाल लो, d∅dt से हमारे पास इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। देखो कैसे, लॉन्ग मेथड समझ लो, अल्टरनेटिव भी समझ लो। तो इसमें कांस्टेंट करंट ही है, लेकिन ज़्यादा डर रहा, इन दोनों में कोई जीरो करंट नहीं होगी, इसमें करंट होगी इतने लूप में, y पे जाकर के dy एलिमेंट लिया, एरिया L इंटू डी वाई, कॉस जीरो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे होगा और एरिया वेक्टर भी इसी के अंदर होगा। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना, d∅, इसको फ्लक्स को निकाल लेंगे, x से x प्लस बी तक की लिमिट है, तो हमारे पास ये टोटल फ्लक्स आया। d∅dt करेंगे तो x बदल रहा है टाइम के साथ साथ, x बदल रहा है, तो जहाँ जहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएशन करना है 1/x प्लस बी dx/dt, ये v बन जाएगा, ये भी v बन जाएगा। तो जब ये v बना तो इसमें से v हमने कॉमन ले लिया और सोल्व कर लेने पर देखा कि हमारा आंसर यही आ गया। और इसकी डायरेक्शन माइनस बता रहा है कि इसमें डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से आ जाएगी, इसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस नेगेटिव के अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स चेंज के अपोजिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक और मेथड है, ओके। तो चलिए इंड्यूस ईएमएफ का एक और दूसरा पार्ट हम समझते हैं, रोटेशनल ईएमएफ। मोशनल में दो पार्ट हमारे आते हैं, एक तो हमारी जो रोड चल रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी, अगर रोड घूमने लग जाए जिसे हम कहेंगे रोटेशनल ईएमएफ। तो रोटेशनल ईएमएफ में अगर रोड घूम जाए तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अक्रॉस ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी बात करते हैं। मान लो ये रोड है कोई, इसको हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, हिंज किया हुआ, इसे हमने घुमा दिया है, लेंथ एल की ओमेगा से घूम रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं किसी भी एक्स पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी वेलोसिटी v होगी ओमेगा इंटू एक्स, सर्कुलर पाथ पर होगा, नहीं होगा ये, तो v इक्वल टू आर ओमेगा इंटू एक्स से इसकी वेलोसिटी आएगी। लेकिन ये जो छोटा सा है जिसकी लेंथ क्या है, dx है, तो इस छोटे से में एक छोटा सा ईएमएफ de बराबर हो जाएगा bv dx, और bv की जगह ओमेगा एक्स लिख देंगे भाई, और ये dx, और टोटल de को लिखना है तो यह आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं e की वैल्यू की, तो आगे x की लिमिट 0 से l तक आ जाएगी, तो b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा किसी रोड में। अब साइज के डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हमारे पास कोई रोड इस तरफ जा रही थी तो ध्यान देकर इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इधर चार्ज वेलोसिटी जा रहा है, तो इस पर फोर्स ऊपर लग रहा था, मतलब प्लस यहाँ होंगे, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो बाहर अगर कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट ऐसे जा रही थी, अंदर की तरफ करंट ऐसे फ्लो होगी, है ना। यानी कि ये प्लस पोलैरिटी बता रहा था और ये माइनस। यानी कि आप क्या करो, वायर पे पॉजिटिव चार्ज रखो और जिधर भी चार्ज भाग जाए v क्रॉस b से इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, जिधर भी चार्ज भाग जाएगा उसी तरफ बोलेंगे कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और करंट की या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हमने, यहाँ चार्ज रखा, ये इस तरफ जा रहा, तो v क्रॉस b से किधर भागेगा भाई, देखो किधर भागेगा भाई, किधर भागेगा भाई, ओ ये तो इधर भाग गया भाई, इधर भाग गया भाई। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठे होंगे और इधर के रेस्पेक्ट में यहाँ नेगेटिव। तो ये वास्तव में va माइनस vb इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आ गया है। इसमें खास बात 1 पॉइंट मस्ट बी हिंज, 1 पॉइंट मस्ट बी हिंज, एक पॉइंट हिंज होना अनिवार्य है, एक पॉइंट का हिंज होना अनिवार्य है। उसी के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर ये आया हुआ है। इसमें एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रोड को रोटेट कर रहे हैं, है ना भाई, रोड को रोटेट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, इसमें जब हम ये सवालों को करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि मान लो मेरे पास ऐसे एक रोड दे दी और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया B, एक पॉइंट दे दिया C और एक पॉइंट दे दिया E। अगर मुझे बोला जाए कि VB माइनस VC बताओ, ये L है, ये भी L है, तो बताओ, पहले तो बताओ VA माइनस VC कितना आएगा। अगर ये ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो सोचो भाई क्या आएगा भाई, सोचो भाई B ओमेगा, क्या यहाँ 12 का होल स्क्वायर लिख देंगे, यस 12 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो कितना बच जाएगा
2b⍵L²। लेकिन क्या VB माइनस VC भी ऐसे निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में एक पॉइंट हिंज होना अनिवार्य है। तो आप VA माइनस VB निकाल सकते हो ऐसे, बस VA माइनस VB ये निकाल सकते हो b⍵L²/2। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि VB माइनस VC को भी b⍵L²/2 कर दो। क्यों? क्योंकि ये हिंज नहीं है, एक हिंज होना अनिवार्य है। हाँ भाई, तो ये निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों को क्या कर लो, VB माइनस VC, VB माइनस VC, तो इनको माइनस कर लो, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, तो VB माइनस VC निकलेगा 2b⍵L² माइनस b⍵L²/2। तो यह 4 माइनस 3/3/2 b⍵L² स्वाहा, खत्म। तो इसमें जो फंडा है हमें ये ध्यान रखना है। तो ऐसे जो सवाल आए हुए हैं, जेई में आया हुआ सवाल देख लेते हैं। जेई में 2013 में आया हुआ है। इसने बोला है कि एक मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, L, और ये किसी ओमेगा से घूम रही है ना भाई। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 मेड टू रोटेट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स इफ दिस इज ए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द रीजन। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा लग रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल लग रहा है, देन इंड्यूस EMF अक्रॉस द रोड के अक्रॉस बताना है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसने एक बोला है कि मटेरियल की रोड की लेंथ L है, रोटेटेड इन टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 लेंथ की स्ट्रिंग से इसको रोटेट किया जा रहा है। तो स्ट्रिंग तो कैसी है, स्ट्रिंग में तो मेटेलिक वायर तो ये है, लेकिन स्ट्रिंग कोई रस्सी है जिससे कि इसको घुमाया जा रहा है। जब से घुमाएंगे तो इसके अक्रॉस बताना है, ये A ये B। तो इस बार तो क्या है, यहाँ पर हिंज हो रही, लेकिन यहाँ के A और B के बीच में बताना। तो अब क्या करो, फंडामेंटल पर चले जाओ। फंडामेंटल, क्योंकि हमें इसके अबाउट भी नहीं पता, यहाँ रस्सी का भी नहीं पता क्या होगा। तो इसमें छोटा सा एलिमेंट मान लो x पे जा करके dx, x पे जा करके dx मानेंगे तो वही v=ω(x) लिख देंगे, और v=ω(x) में जो लिमिट लिखेंगे वो यहाँ से 12 से 3l डाल देंगे, और पूरा का पूरा डेरिवेशन जब भी किया था उसी को पूरे को रिपीट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि x पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वही जो हमने भी लिया था, जिसे हम बोलेंगे v=ω(x), और ये dx लेंथ हो गई। तो छोटा सा जो de था वो लिखेंगे bv dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, और v को लिखेंगे ω(x) dx, और अब इस बार हमारे पास लिमिट है 2l से 3l, तो b⍵x²/2 लिमिट आ गई बेटे 2l से 3l। तो b⍵ ये कितना आ गया /2, तो 9l² माइनस 4l², तो कितना आ गया 5। तो b⍵ 5/2 ω(L²) ठीक है, ये आ गया। तो वही फंडामेंटल से, क्योंकि बीच में रस्सी आ गई जिसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो कोई इंड्यूस EMF नहीं होगा, ये मेटल की केवल ये वाली रोड है, तो ऐसा कर देगा तो अपने को बिल्कुल फंडामेंटल पर जाना। लेकिन आज के शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं कि भाई 12 पर वेलोसिटी क्या हो गई, ये यहाँ पर ही आ गई, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे, है ना, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है इस कारण से। ठीक है, चलिए, तो हमारा एक शॉर्ट ट्रिक से ये भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन बेस्ट तरीका ये वाला है। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने अभी तक ये देखा है मोशनल EMF में कि रोटेशन से अगर हम किसी रोड को रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल EMF जनरेट हो रहा है, तो उसमें भी हमारे पास एरिया चेंज हो रहा था, है ना। और या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई रोड मूव कर रही थी ट्रांसलेटरी, दैट इज ट्रांसलेशनल EMF, उसमें भी हमारे पास एक तरह से वो एरिया कवर कर रही थी कुछ, जिससे कि हमने इसमें रीजन देखा था कि किस कारण से EMF इंड्यूस हो रहा था। अच्छा, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर भी चेंज होता था, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल भी चेंज होता है, हमने सब जान लिया। लेकिन एक चीज बच रही है अभी बी। हमने फ्लक्स में एक बात की थी कि भाई फ्लक्स में 3 चीजें हैं, बी ए कॉस थीटा, थीटा के चेंज होने से भी आ गया, कोई उसमें जनरेटर में कोई कॉल घुमा देंगे, एरिया के लिए भी आ गया। अब हम बात करते हैं कि बी के कारण क्या हो रहा है, वहां तो कोई मोशन ही नहीं हो रही। अगर बी चेंज हो रहा है, मान लो मैंने कहा कि ये बी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, बी नॉट टी, कितना, बी नॉट टी, तो बदल रहा है, और जैसे लूप रखा तो करंट फ्लो हो गई। अरे करंट कैसे फ्लो हो गई, रखती सार करंट फ्लो होने का मतलब उस लूप के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चलाने लग गया कोई। हाँ भाई, अगर इलेक्ट्रॉनों को कोई चला रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड की इतनी औकात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों को रखे हुए को चला सके। कांस्टेंट चार्ज, एक रखे हुए चार्ज को जो रेस्ट पर है उससे मैग्नेटिक फील्ड चला नहीं सकता। तो टाइम के साथ साथ बदलने वाले मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज चल रहा है, तो ये बोला गया कि भाई अगर वो चार्ज चल रहा है तो जरूर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसने प्रोड्यूस करा? मैग्नेटिक फील्ड ने। लेकिन कैसे मैग्नेटिक फील्ड ने? टाइम वेरिंग वाले ने। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां हमेशा एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा? क्योंकि किसी चार्ज से जनरेट नहीं हो रहा, किसी रेस्ट पर रखे हुए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता ही होता है। ठीक है, तो जैसी लूप रखा वो हमें करंट के रूप में फील हुआ। हाँ यार, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ने करंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। और जनरेट कैसे करेगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी कि भाई मान लो कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बस बिल्कुल बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो अपने अंदर करंट कैसे इंड्यूस करेगा कि इसको फ्लक्स को कम करने की कोशिश करे, तो इसका अपना खुद का फ्लक्स बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगी, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आई इंड्यूस की डायरेक्शन आ गई। तो जिस तरफ आई इंड्यूस होगा, जिस इंस्टेंट पर आई इंड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज अगर होता तो क्या वो चार्ज इधर चलने लगता फोर्स लगने पर? यहाँ पे चार्ज होता तो क्या वो इधर चलने लगता? यस, इधर लग चार्ज होता तो वो इधर चलने लगता, इधर चलने लगता, इधर चलने लगता। और चला कौन सकता है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? हर इंस्टेंट पर अगर इस सर्कुलर या सिलिंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है तो बिल्कुल सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, बहुत सारे लूप की फॉर्म में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैल चुका है। यहाँ चाहे लूप रखो चाहे ना रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। लूप रखने पर हमें उस बात का एहसास हुआ जब करंट फ्लो होने लग गई कि हाँ यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लूप के रूप में ही होता है भाई, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात आई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप, दिस इज लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप बनाता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में ये अंतर आ गया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्या हम जानते हैं ई डॉट डी एल से हम एक इंड्यूस ईएमएफ निकालते थे वाला, और ये किसकी वैल्यू आती थी? माइनस के डी फाई बाई डी टी, माइनस के डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ ई डॉट डी एल से इंड्यूस ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगा करके, यानी कि आप क्या सकते हो कि भाई इस वाली वैल्यू को जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्या ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर जो आएगी ई की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर इसमें ई दिया होगा तो फ्लक्स दिया होगा तो ई, ये सब वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं। मान लो बी दिया हुआ है, अब ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट वो लूप की फॉर्म में फैल चुका है, ऐसे फैल चुका है। तो अब मेरे को पूछेगा कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना, यानी कि R लेस देन कैपिटल R इक्वल टू R ग्रेटर देन R, इन जगहों पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, क्योंकि वो तो फैल चुका है। जैसे जैसे जब तक ये टाइम के साथ बदलता रहेगा तब तक वो प्रोड्यूस होता रहेगा। अब इस सवाल को करते हैं कि मान लो R लेस देन R, अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है भाई, क्या वो ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी से निकल जाएगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा जो डी एल वैक्टर आएगा, क्या ई और डी एल के बीच में हर इंस्टेंट पर एंगल, ई और डी एल के बीच में हर इंस्टेंट पर एंगल कितना होगा? cos 0 आएगा। तो ई डॉट डी एल cos 0 से सारे डी एल को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर, और डी फाई बाई डी टी में बी ए cos 0, बी एरिया कितना इसका, इतने हिस्से का, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी, है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बी वेरिएबल है भाई, पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया बी नॉट आर बाई 2। तो इस इंस्टेंट पर ये आर के साथ साथ बदल रहा, तो ये इस इंस्टेंट पर आर के साथ साथ ऐसे जाएगा। अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दूं तो ये आर इक्वल टू आर पर बन जाएगा बी इक्वल टू बी नॉट कैपिटल आर बाई 2,
यहाँ पे बन जाएगा बी नॉट कैपिटल आर बाई 2। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसके बाहर लूंगा कोई पॉइंट, अगर मैं बाहर ले लेता हूं कोई पॉइंट, तो मैं एक लूप ये बना लेता हूं, एक लूप ये वाला बना लेता हूं। जब मैं इस लूप पर आ जाऊंगा, बाहर वाला पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर भी हमें इंड्यूस ईएमएफ ऐसे निकलेगा। तो ये तो यहाँ तक की लेंथ r है गई, तो ये e इंटू 2πr। लेकिन इस बार एरिया वो लेना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तो b इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर आएगा भाई। तो इस बार हमारे पास इसका जो BE आया वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये हमारा ग्राफ भी हमारा बन जाता है इस तरीके से, यहाँ पर BE प्रोपोर्शनल टू R आ गया और यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। ठीक है, तो एक नई चीज होती है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। डन। चलिए, इसी पर बेस एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ, देखो IIT ने पूछा हुआ है। ये क्या बोला कि इन द गिवन डायग्राम, ये क्या दिया हुआ, फील्ड लाइन दे दी, लाइन ऑफ फोर्स दे दी। तो ये कह रहा है कि ऑप्शन जो कि कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसको किसको रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लाइन नहीं होता, तो ये कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लाइन हो सकता है, इसने कहा नेवर रिप्रेजेंट क्लोज लाइन, यस, तो मतलब ये नहीं होगा। एक ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास एट रेस्ट, जो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड रेस्ट पर होता है, क्या उसका भी फील्ड लाइन क्लोज होती है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया, है ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस, हाँ मतलब ये हो नहीं सकता ना कभी, तो ये आंसर सही हो गया, है ना, ये कभी हो नहीं सकता, कैन नेवर, तो यानी कि आंसर ये वाला सही हो गया। लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप हो सकती है भाई, हो सकती है, ये चीज सीखनी थी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? क्लोज लूप हो सकती है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। तो ये थ्योरेटिकली हमें याद होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली। तो इसलिए अपना आंसर आ गया A, C। चलिए बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन EMI का, जिसमें हम सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशनों को डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है ना, कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। नाम से पता लग रहा है सेल्फ इंडक्शन, जो अपने आप ही इंड्यूस हो जाए, जो सेल्फ में ही इंड्यूस हो जाए, नाम से पता लग रहा। तो पहले हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग सर्किट है या लूप है, तो इसमें कोई करंट जा रही है और वो करंट चेंज हो रही है, वो करंट चेंज हो रही है, तो इसके कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड फैल चुका होगा। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, यहां ये तो हम जानते हैं। अच्छा, अब जैसे ही करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट चेंज भी हो रही है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा करंट के चेंज होने से। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे करंट चेंज होने से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वेरिएबल फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है और उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, तो उसका मतलब इसमें खुद में एक करंट इंड्यूस हो जानी चाहिए, जो कि खुद के इसी के फील्ड के कारण है। तो इसका मतलब इसके खुद के फ्लक्स के कारण ही इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। और एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है जिसे हम क्या कहेंगे कि अगर ये करंट बढ़ाएंगे तो क्या इसके अंदर खुद ही फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, या करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स भी कम होगा। यानी कि ये जो फ्लक्स होगा इस कॉइल में, ये प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? आई के। जितना ज्यादा हम इस करंट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो उसका मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा फाई इक्वल टू, जिसे हम बोलते हैं L इंटू आई। दिस L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है फाई अपॉन आई। तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन ये बताता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू करंट। फ्लक्स और करंट का जो रेशियो है उसका जो दोबारा से देख लो, यहां से, यहां के बाद जैसे ही लिखा इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ये बताता है कि इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड करंट, जो कि सेल्फ वाले लूप में, सेम वाले लूप में ही फ्लो हो रही है। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं ये भी बढ़ जाता है,
जैसे इसको कम करेंगे ये भी कम हो जाता है। इसका मतलब इसके घटने बढ़ने से ये रेशियो फिक्स रहेगा, यानी कि ये L फाई और आई पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप ये पढ़ते हो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है, वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है वो रेजिस्टेंस है, जो कि डायमेंशन पर डिपेंड करता था। याद करिएगा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये मटेरियल पर, लेंथ पर, डायमेंशन पर, ऐसी कैपेसिटी होती थी क्यू बाई सी, क्यू बाई वी। तो ये भी क्या होता था एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, जो कि डायमेंशन पर डिपेंड करती है, जो कि डायमेंशन और मटेरियल जो उसमें भरा गया है उस पर डिपेंड करती है। तो इसकी तरीके का बिल्कुल एल है, जो कि फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है, जो कि डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ क्या है मटेरियल की, उसका एरिया क्या होगा कुछ, तो डायमेंशन, और उसके अंदर भरा हुआ क्या है, स्पेस में क्या भरा हुआ है, तो ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना है टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है उसका रेशियो निकालना, सेम में ही निकालेंगे, अगर सेम में ही निकालेंगे तो ये हमारा सेल्फ हो गया। इसके कारण किसी और कोयल को रख देंगे यहां पर, उसमें निकालेंगे। अगर इसके कारण किसी और कोयल में निकालेंगे तो म्यूचुअल हो जाएगा, नाम से पता लगता है, जैसे मैंने बोला। तो म्यूचुअल की बात हम बाद में करेंगे, है ना, लेकिन पहले सेल्फ की बात करेंगे। तो ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, दोनों ही क्या है, साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं, वेबर और एम्पियर। काम किसने करा, हेनरी ने। हेनरी ने काम किया। हेनरी कह रहा है भाई तुम इनका नाम फेमस कर रहे, मेरा नाम फेमस करो, मेरा नाम फेमस करो। उसने कहा इसको हटाओ भाई, हेनरी लिखो बेटा। इसने कहा हेनरी लिखो, तो एच इसकी यूनिट आ गई है। इसकी यूनिट क्या आ गई, एच। तो यानी कि हमारा एक नई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे पास और इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर था, वैसे ही हमारी एक और नई डिवाइस आ गई, इंडक्टर, है ना। इसका जो सिंबल होगा रिप्रेजेंट करने का, जैसे इसका क्या होता था रेजिस्टेंस का क्या होता है कैपेसिटर, इसका क्या होगा इस तरीके का। कहीं पर कोई भी लूप आ जाए या कोई भी ऐसा कुछ भी लूप दे दिया, उसकी इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस आएगी, और ऐसा कुछ भी दे दिया मान लीजिएगा, तो इसका मतलब ये एक इंडक्टर है, एक कोयल है ना। कोई भी कोयल दे दी तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे लिए अगर उसमें करंट वेरी करेगी तो करंट वेरी करने का मतलब वो इंडक्टर जैसा इफेक्ट शो करेगा, वो हमेशा इस रेशियो को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। तो ये एल जो होगा, ये जो हेनरी होगा, तभी होगा जब करंट चेंज कर रहे होंगे। अगर करंट चेंज नहीं हो रही होगी तो ये एल का इफेक्ट यानी कि इंडक्टर वाला इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। फिर तो सिंपल वायर है ये, फिर तो सिंपल वायर की तरह सर्किट काम करेगा। तो ध्यान ये रखना है कि भाई हमारे पास ये आ गया L इक्वल टू 5/I। तो ध्यान से देखा कि भाई L इक्वल टू 5/I तो क्या होता है, 5 इक्वल टू LI आ गया। अगर इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आएगा, d∅dt। d∅dt क्या आता है, EMF, हाँ EMF। तो इसलिए हमने जो है, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स, ये तो क्या है टोटल फ्लक्स F∅t, टोटल फ्लक्स इक्वल टू N∅ इक्वल टू L इंटू I। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, है ना, इसी को डिफरेंशिएशन कर दूं d∅dt, तो क्या आएगा ND टोटल को डिफरेंशिएशन कर दिया d∅dt इक्वल टू NLDI/dt। तो ये अपने पास EMF का एक नया फॉर्मूला बन गया, N, है ना, तो एवरेज EMF बन गया। और इंस्टेंटेनियस बनाना तो हमारे पास ये बन गया LDI/dt, है ना। इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई टोटल फ्लक्स की बात होती है, ठीक है भाई। चलो जी, अच्छा, अब जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, उसको हम E की फॉर्म में, यानी कि L इक्वल टू E/di/dt से भी निकाल सकते हैं, है ना। इससे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। या EMF इंड्यूस निकालना है तो L पता हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता हो तो भी हम, जैसे V इक्वल टू IR है वैसे वोल्टेज इक्वल टू LDI/dt होगा, है ना। जैसे V इक्वल टू IR है वैसे L इक्वल टू di/dt होगा। जैसे वहां पर Q इक्वल टू CV होता है ना, या V इक्वल टू Q/C की इक्वेशंस हैं, वैसे यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन LDI/dt होगा, ओके। तो ये किस पर, ज्योमेट्री ऑफ लूप पर डिपेंड करेगा, मीडियम इन विच इट इज कैप्ट, और L जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन फ्लक्स। क्लियर। अब चलो बात कर ली हमने कि भाई ठीक है ये होता क्यों है। जैसे मान लीजिएगा हम किसी भी सर्किट, कोई भी सर्किट ले लिया, ऐसा ले लिया कोई भी, अगर हम इसमें सर्किट में कोई करंट फ्लो कराएंगे,
अगर हम सर्किट में कोई करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, मान लो हमने स्विच ऑन किया तो करंट जो है 0 से लेकर के आई की मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। तो जस्ट t इक्वल टू 0 पर क्या करता है ये, जैसे इसमें करंट जाएगी t इक्वल टू 0 पर ये करंट इसमें बढ़ना चाहेगी, वैल्यू कहाँ तक चेंज होगी, मैक्सिमम तक। जैसे ये करंट बढ़ना चाहेगी तो इसका अपोज करेगा, इसका अपोज करने का मतलब इसमें एक लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि भाई करंट बढ़ रही है तो बढ़ने का अपोज करेगा, तो ये खुद की एक करंट इसके अपोजिट जनरेट कर देता है t इक्वल टू 0 पर। लेकिन सर्किट क्लोज है तो करंट बढ़ती जाएगी और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, यानी कि बहुत ज़्यादा देर के बाद मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी और उस समय फिर ये इंडक्टर एक वायर की तरह काम करने लगेगा सिंपली, है ना। लेकिन इसके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, ठीक है। उस मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देखेंगे क्या होता है ना। अब बात करते हैं कि अगर L निकालना हो, जैसे हम R निकालते थे वैसे L निकालना हो तो हम क्या करें, किस तरह के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल स्टेप है भाई, φ/I, यानी कि करंट फ्लो कराओ, फ्लक्स निकाल लो। कैसी भी डिवाइस हो, चाहे जो भी आपको दे दी जाएगी, इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए और वेरिएबल करंट होगी वो। तो उसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिएगा मेरे इसी की बात कर लेते हैं। इसमें मान लो n टर्न्स हैं, कितने हैं, n टर्म्स, एग्जाम्पल समझते हैं। और इसमें करंट चेंज करा देते हैं, I मान लो यही इंक्रीज हो रही तो क्या फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स n इंटू टोटल फ्लक्स आ जाएगा n b a cos 0। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना भाई, ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। ये करंट हुआ जो हमने फ्लो कराई। अब n b, हाँ जी, b की वैल्यू क्या होगी, ये छोटी रेडियस का मान लीजिएगा कि r जो है स्मॉल रेडियस है, यानी कि आप एक तरह से मान लो छोटा सा पॉइंट लूप है ये। तो उसको लिख देंगे म्यू नॉट n I अपॉन 2r cos 0 1। एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो ध्यान से देखना n दो बार आ जाता है इसमें, क्योंकि एक तो टोटल फ्लक्स का और एक b के अंदर आ जाएगा, है ना। तो म्यू नॉट n स्क्वायर I, एक r से r पे कट गया, पाई r अपॉन इस I को उठा करके हम कहाँ पर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो फाई अपॉन I, इसी को क्या बोल देंगे, L म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाई 2। तो ध्यान से देखो ये L, इसमें ना तो फाई बचा और ना I बचा। ओके, तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है डायमेंशन। और म्यू नॉट मतलब जो यहाँ स्पेस है, चाहे वो एयर है, चाहे कोई मटेरियल भर दो उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है ना। तो यानी कि डायमेंशन, मीडियम और नंबर ऑफ टर्न्स, इन चीज़ों पर ये L डिपेंड करता है। क्लियर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमने इस बात को समझ लिया है। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं लो। मान लीजिएगा अपने पास ये एक सोलेनोइड है, ये क्या है, एक ये क्या है अपने पास सोलेनोइड। कहा कि इसका L फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करा देंगे। करंट फ्लो करा करके टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है उसको निकाल लेंगे। उसका d∅dt हमारा इंड्यूस ईएमएफ भी होगा और उसमें जो रेशियो आएगा φ/I वो हमारा L होगा। तो सीधी सी बात, इसमें करंट आई गई तो भाई यहां से करंट निकल गई कुछ भी। तो कह रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स n इंटू बी इंटू, क्या इसमें टोटल फ्लक्स जो आएगा वो कुछ इस तरीके का होता है ना। थिन सोलेनोइड, आइडल सोलेनोइड के लिए bn इक्वल टू NBA cos 0, क्योंकि इसी तरफ एरिया वेक्टर हो जाएगा, इसी तरफ हमारे पास b की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बच गया, n b का मतलब म्यू नॉट NI, cos 0 का मतलब पाई r स्क्वायर। तो म्यू नॉट, अगर इसमें कोई मीडियम भी भरा हुआ है तो म्यू नॉट की जगह कर देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी कि ये म्यू आर इंटू म्यू नॉट, दैट इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन। स्मॉल एन को लिख देंगे कैपिटल N बाई L, पाई आर स्क्वायर। L को, I को नीचे ले आते हैं भाई, तो ये बन गया L फाई अपॉन I, दैट इज व्हाट, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई L। क्या ये भी नंबर ऑफ टर्न्स पर, डायमेंशन पर, और क्या मटेरियल जो उसके अंदर भरा गया उस पर, लेंथ पर, एरिया पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि ये भी फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसा रेजिस्टेंस होता था,
उस सर्किट में। वैसे ही जब हमारी करंट चेंज हो रही होगी उस समय एक इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करेंगे उसकी एक इंडक्टिव कोफिशिएंट जो होगा सेल्फ इंडक्शन, वो ये निकाला जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात समझते हैं कि अगर मैं ये इंडक्टर सोलिड के लिए, इसके सोलेनोइड के लिए पूछ लेता है पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो क्या करोगे, L अपॉन V कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, L अपॉन V बन जाएगा। म्यू नॉट यानी कि पूरा वॉल्यूम सोलेनोइड का कितना बनेगा भाई, म्यू नॉट म्यू आर, और यहीं से रख लेते हैं ये वाली वैल्यू, म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल N इंटू स्मॉल n और पाई आर स्क्वायर, अपॉन में वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, अपॉन में वॉल्यूम का मतलब क्या होगा भाई, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लो भाई, म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर L, इससे कट जाएगा, तो हमारे पास ये बन गया नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, ये क्या बना N बाई L। तो ये एक वास्तव में देखा जाए तो म्यू नॉट N स्क्वायर बन गया है L बाई V। तो म्यू नॉट N स्क्वायर को कहते हैं सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको अगर लिखना तो याद भी कर सकते हैं, म्यू नॉट N स्क्वायर। ठीक है, इंडक्टर। चलिए, इंडक्टर में हमने देख लिया कि भाई अगर हमारे पास सिंबल ये है और ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए, एक लूप आ जाए, ये आ जाए, तो हम उसको इंडक्टर से डिफाइन करेंगे इस सिंबल से, करंट ऐसे जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि इसको में जैसे हमारा केवीएल वगैरह लगाते थे, तो हम मान लीजिएगा अपने पास ऐसा कोई सर्किट दे दिया है और ये इस तरीके से दे दिया और इसमें रेजिस्टेंस भी दे दिया, बोला कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। एल की वैल्यू दे दी 2 हेनरी, करंट दे दी मान लीजिएगा 2 एम्पियर पर सेकंड, 2 एम्पियर दे दी, और इसमें 5 वोल्ट दे दिया, रेजिस्टेंस 2 ओम दे दिया, और दे दिया कि 2 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से ये करंट इंक्रीज हो रही है। यानी कि इस इंस्टेंट पर जब करंट 2 है, उस इंस्टेंट पर बोला है क्या, VA माइनस VB बताओ। तो सर्किट थ्योरी इसकी बनेगी, बिल्कुल वैसी रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सारी सर्किट थ्योरी पुरानी रहती है। तो VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, तो यहाँ देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है LdI/dt, ये लिखना आपको। तो और साइन जो भी यहाँ रहा होगा उसका अपोजिट लिख लेना, साइन जो भी यहाँ होगा उसका अपोजिट। भाई अगर रेजिस्टेंस होता तो IR, कैपेसिटर होता है तो क्या लिखते थे, Q/C लिखते थे, लेकिन अगर इंडक्टर होगा तो LdI/dt लिख देंगे। लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, ये किससे पता लगेगा कि करंट एंटर कर रही है, यहाँ पहले से हम पोलैरिटी मार्क कर देंगे, उसका अपोजिट केवीएल लगाना, सिंपल। 2 DI/dt कितना, ये भी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 है ना। अच्छा, अब ये +5 पड़ रहा तो -5 हो जाएगा, और बेटे ये माइनस के 2 × 2 ये भी आ जाएगा, इक्वल टू VB। तो VB कितना आ गया भाई, 4 4 8 5 13, VA माइनस VB आ गया 13 वोल्ट। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे इसमें कहीं कहीं पर। अगर करंट ये कांस्टेंट हो जाए फिर इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, निमट जाएगा ऐसा काम, है ना। फिर इसका मतलब यहाँ पे जो है ये अपना वोल्टेज 0 होगा, और करंट की वजह से जितनी इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी थी वो एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो चुकी होगी, मैक्सिमम करंट के कॉरस्पॉन्डिंग। और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, कभी कभी सीरीज और पैरेलल में दे दिया तो ध्यान रखना, सीरीज में पैरेलल में दे देंगे तो सीरीज का मतलब सिंपली L1 + L2 आ जाएगा इक्विवेलेंट, दैट इज L इक्विवेलेंट। और पैरेलल में अगर आ गया तो बिल्कुल वैसे ही करना जैसे पहले करते थे, वोल्टेज अलग अलग होगा V1 + V2, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, L इक्विवेलेंट DI/dt, L1 DI/dt + L2 DI/dt। तो सिंपली इसको याद कर लेने की जरूरत है, सीरीज में ही होगा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो होता है इसका, है ना भाई। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की तरह करंट आएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे V/L इक्विवेलेंट, V/L1, V/L2, और ये V से वोल्टेज कटी जाना है। तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि DI/dt सबके लिए सेम होगा, DI/dt सबके लिए सेम है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे लिए 1/L1 + 1/L2, सिंपल रेजिस्टेंस की तरह याद कर लेना है। और देखो इसका सवाल इसमें बोल रहा है कि ये करंट जा रही है, ये 1 हेनरी है, 5 वोल्ट है, 2 ओम है, VA माइनस VB, करंट 2 एम्पियर एंड इज कॉन्स्टेंट। करंट कितनी, 2 एम्पियर, और कांस्टेंट बोल दिया भाई। अगर कांस्टेंट बोल दिया तो मतलब DI/dt तो 0 हो गया, और DI/dt 0 का मतलब हुआ कि जो E आएगा LdI/dt वो तो 0 हो गया, वो तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सिंपल वायर की तरह काम करेगा।
अगर इसमें अपने को VA माइनस VB करना तो VA माइनस इसका तो 0 -5 माइनस के 2 × 2 4 माइनस के 9 आंसर आ जाएगा। VA माइनस VB कितना आएगा 9। ओरल सवाल तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना आएगा 2 ये माइनस का 5 आएगा तो 5 और प्लस इधर आ करके 2 × 2 दैट इज 9 वोल्ट। सिंपल। फिर कह रहा है कि ये 2 ही है करंट लेकिन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब ये di/dt की वैल्यू दे दी इसमें। ओ di/dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही। इंक्रीज होगी तो प्लस लेंगे और इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही होंगी तो माइनस लेंगे। अगर ये वैल्यू di/dt ध्यान रखना, अगर di/dt इंक्रीजिंग है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाएगा और di/dt अगर नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव लिखा जाएगा। फिर अपना पोलैरिटी के हिसाब से साइन लिखते ही हम, है ना भाई। अच्छा अब देखो यहाँ 1 एम्पियर के हिसाब से इंक्रीज हो रही तो प्लस का ले लेंगे इसको, तो प्लस का लेंगे। अब ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी। तो दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो VA माइनस, ध्यान से सुनना भाई, जिसमें करंट जाएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या करना है VA माइनस दिस, ये वाला वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज को लिखेंगे LdI/dt। ये LdI/dt कितना होगा, L कितना आएगा भाई, ध्यान से सुनना, L कितना आएगा भाई, L दिया हुआ 1, di/dt कितना आया भाई 1। लेकिन ये माइनस का 1 लेना है, सॉरी प्लस का 1 लेना है। कैसा लेना, प्लस का। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। और माइनस का 5 माइनस के ये 2 × 2 4 हो जाएगा इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कितना आ गया भाई, 5 4 9 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट आ गया है। तो करंट 2 एम्पियर है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये डिक्रीजिंग है di/dt की वैल्यू बस यहाँ पर क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है, यानी कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। तो VA माइनस 1 × माइनस 1 और माइनस के 5 माइनस के 4 इक्वल टू VB। तो भाई VA माइनस VB इक्वल टू कितना 5 4 9 और माइनस क्या था 8 वोल्ट, है ना, 8 वोल्ट आ गया। तो ये अपने पास 8 वोल्ट आया। तो इसलिए आंसर में हमने तीनों केस समझ लिए। कहीं पे भी सर्किट में अगर ये आ जाए, डीसी सर्किटों में LR सर्किट, तो उसमें हमें इस तरीके से करंट बनानी, इक्वेशन बनानी है। ओके, चलिए कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमने कहा कि अगर इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो हो जाती है तो करंट इसमें कितने स्टोर होगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो बिल्कुल वैसे ही हाफ LI स्क्वायर। और जब जैसा फॉर्मूला बिल्कुल हाफ CV स्क्वायर था, जैसे हाफ LI स्क्वायर, तो इसमें भी आधी एनर्जी कहाँ चल जाती है, रेजिस्टेंस में। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का सर्किट है तो इसमें से जो वोल्टेज जाएगा, इस वोल्टेज की आधी एनर्जी तो यहाँ पर हीट की फॉर्म में चल जाएगी और आधी हाफ LI स्क्वायर की फॉर्म में। और I क्या है, मैक्सिमम करंट है तो मैक्सिमम एनर्जी, और किसी इंस्टेंट पर करंट है तो किसी इंस्टेंट पर एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो लेकिन एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही, क्या पढ़ते थे, हाफ ε0 E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर में स्टोर होती है एनर्जी जो। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो किसी स्पेस में स्टोर कर लेते हैं कहीं पर भी, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में B²/2 म्यू, जो वहां पर 1 ε0 का काम होता था, वो यहां पर 1/μ का काम हो जाएगा। तो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला बन चुका है। अगर किसी वॉल्यूम में निकालनी है तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही सवाल इसमें यहाँ बन जाते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों में लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। जो इंडक्टर की सर्किट में लगा रहता है, LR सर्किट जिसे बोलेंगे, LR सर्किट में किस तरीके से करंट फ्लो हो रही होती है, उसका क्या वेरिएशन होगा, किस तरीके से इसमें चेंजेस आएंगे, t=0 पर क्या वैल्यू, इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू, स्टेडी स्टेट वाली वैल्यू क्या है, किसी टाइम t पर वैल्यूज क्या है, उनकी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसा RC सर्किट आप पढ़ते थे। तो RC सर्किट अगर अच्छे से आता है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से RC सर्किट जैसा सा समझेंगे इसको, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। वहाँ पे चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे करंट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए LR सर्किट में जैसे हमने स्विच को ऑन करते हैं तो करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो, जो t=0 पर करंट जो है मैक्सिमम अपोज मिलता है, जो कि स्टार्टिंग में t=0 पर 100% अपोज के कारण इसमें करंट की वैल्यू 0 रहती है। तो t=0 पर
करंट वैल्यू t इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगी, 0 होगी। और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जब हम सारी करंट फ्लो होती जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज से जो करंट फ्लो हो रही है t इक्वल टू 0 पर, 0 से लेके मैक्सिमम करंट जितनी भी इसमें जाएगी, भाई मान लो हमने स्विच ऑन किया, उसमें चाहे करंट फ्लो होने में 5 एम्पियर करंट आनी, 0 से लेकर 5 तक जाने में चाहे थोड़ा सा भी समय लगाओ, तो ये दिखाएगा उस वाले इंडक्टिव इफेक्ट को कि कैसे चेंज हुआ, कैसे लेंज लॉ ने इसको अपोज किया। तो क्योंकि वेरिएशन तो हुआ, 0 से 5 एम्पियर तक भी अगर जा रहे हैं, मैक्सिमम तक जा रहे हैं, ठीक है। अब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये करंट जो है, जितनी करंट थी वो फ्लो हो जाएगी, जितनी आएगी तो ये वायर की तरह काम करेगा, I इक्वल टू वी बाई आर। तो I इक्वल टू वी बाई आर, तो ये मैक्सिमम करंट, यही वाली मैक्सिमम करंट होगी सर्किट की, इससे ऊपर करंट इसमें नहीं जा सकती, ये मैक्सिमम करंट जाएगी, है ना भाई। तो लेकिन जब ये ओपन होगा तो सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस ये ओपन हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V के बराबर आ जाएगा, और इस केस में VL की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर सारी वोल्टेज VR पर चला जाएगा, V इक्वल टू VR। तो ये स्टेडी स्टेट, ये हमारी t इक्वल टू 0 वाली इनिशियल स्टेट कहलाती है, और ये हमारी स्टेडी स्टेट कहलाती है, स्टेडी स्टेट। और किसी टाइम t पर वो हमारी कहलाती है ट्रांजिएंट स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए, तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को कैसे रिप्लेस कर देना, ओपन सर्किट पर, ओपन सर्किट की तरह t इक्वल टू, यानी कि t इक्वल टू 0 पर हमें सर्किट बनाना कैसा, इस तरीके का सर्किट बनाना है t इक्वल टू 0 पर, और ये रेजिस्टेंस लग रहा होगा, और ये ओपन, और यहाँ पे VL आ जाएगा। और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये कैसा सर्किट बन जाएगा भाई, एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और हमारे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज VL 0 हो जाएगा, और करंट जो आएगी वो मैक्सिमम V बाई आर आएगी। और किसी टाइम t पर अगर हमें बात करनी है तो ट्रांजिएंट स्टेट होगी, किसी टाइम t पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो हम उसी की बात करेंगे अब, LR सर्किट किसी टाइम t पर, क्योंकि टाइम t पर कर लेंगे तो फिर उसमें t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी करके सारे केस पॉसिबल हो जाएंगे। ओके, चलिए ट्रांजिएंट कंडीशन पर देखते हैं, किसी ट्रांजिएंट टाइम t पर, यानी कि किसी टाइम t पर, यानी कि एट टाइम t LR सर्किट या RL सर्किट, एक ही बात है। तो होता क्या है भाई, ये अपना R, ये अपना L सर्किट, और यहाँ पर हमने इसमें मान लो कोई भी करंट जो है वो चेंज हो रही है, इट इज़ ए टाइम के साथ साथ वेरिंग करंट। यहाँ पे वोल्टेज VR आ गया, यहाँ पर वोल्टेज VL आ गया एट टाइम t, ये भी टाइम t पर है वोल्टेज। तो हम जानते हैं V इक्वल टू VR प्लस VL आएगा, है ना, VR प्लस VL दोनों के बराबर बैठेगा, और V बराबर IR लिखेंगे, और इसको LDI बाई DT लिखते हैं L वाले को। तो यहाँ से मेरे को चाहिए करंट, तो क्या लिखेंगे भाई, LDI बाई DT इक्वल टू V माइनस IR। तो I वाले एक तरफ ले लेंगे, तो DI अपॉन V माइनस IR इक्वल टू, उसमें से L को डिवाइड कर लो, है ना, कितना लिखा जाएगा, V माइनस IR, ठीक है। तो ये 1 अपॉन L DT, इंटीग्रेशन कर लेंगे, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू कितनी थी, 0, किसी टाइम t पे हमें निकालनी है। ये ln आ जाएगा, ln V माइनस IR, और बेटे नीचे माइनस के R भी आएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से I इक्वल टू 1 अपॉन L dt बन जाएगा, और इसकी लिमिट भी dt में 0 से t भी रख लेंगे तो ये t बाई L बन जाएगा, और लिमिट यहाँ से रखेंगे तो भाई उधर ले जाएंगे, क्या बना, तो ध्यान से देखो, ln V माइनस IR, और माइनस, अब 0 रखेंगे तो ln V इक्वल टू t बाई L, तो ln V माइनस IR अपॉन V इक्वल टू t बाई L। तो V माइनस IR, अच्छा ध्यान दें, माइनस ये नीचे से R था एक, इस माइनस R को भी उधर ले जाओ, माइनस R, तो माइनस R, तो e की पावर माइनस के RT बाई L। तो यहाँ से अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये ln से हमारा हट गया, नीचे V था, तो V इक्वल टू, V उधर चला जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई L बाई R, इसको टाउ लिख देंगे, तो I की वैल्यू आ गई है V बाई R 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ।
किसी टाइम टी पर ये करंट फ्लो होती है, इसे मैक्सिमम करंट कहा था हमने, दैट इज आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये टाउ क्या है भाई? टाउ कहलाता है हमारा एल बाई आर में टाइम कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको? टाइम कांस्टेंट। बिल्कुल वैसे जैसे वहां आरसी होता था वैसे ही हमारा एल बाई आर होगा। ठीक है, चलो जी। अब हम इसके अगर बात ग्राफ की करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका ग्राफ, ये डिकेइंग फंक्शन, अगर से ग्राफ की बात करते हैं तो हम जानते हैं इसका ग्राफ आई और टाइम टी में, क्या ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है, टी इक्वल टू जीरो पर, पर करंट जीरो, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर करंट आई मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम करंट आती है। और एक टाइम टी इक्वल टू टाउ पर ये करंट की वैल्यू, क्या ये मैक्सिमम का 0.63 होती है? यस। अगर उस फॉर्मूले में भाई, अगर मैं इस फॉर्मूले में आई इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की जगह टाउ रख देता हूं, तो टाउ से टाउ कट गया, तो दिस विल बी 0.63 इंटू आई मैक्स। इतनी करंट इसमें इस समय जा रही होगी। तो एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जितने में मैक्सिमम करंट की 63% करंट अचीव कर लेता है, हम बोलते हैं एक टाइम कांस्टेंट आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं वी आर की, तो वी आर क्या बन जाएगा? आई आर, यानी कि वी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू। अगर मैं बात करता हूं वी एल की, तो वी एल क्या था? एल डी आई बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, सिंपली इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कितना आएगा भाई? एल वी बाई आर तो था ही, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस का ई की पावर माइनस के टी बाई टो और अपॉन टो आ जाएगा ये, है ना, और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया? एल बाई आर वी, और ये भी क्या आएगा? टाउ भी, तो टाउ क्या है? एल बाई आर, ये कट जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई टो, यानी कि किसी टाइम टी पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी ई की पावर माइनस टी बाई टो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होगा, यानी कि वी एल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या वो टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा है। शुरू में वोल्टेज टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम वी एल के बराबर, वी के बराबर, और इसमें टी इक्वल टू जीरो पर ये। तो ध्यान से देखो, ये जो ये फंक्शन आता है ये हमारी सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम करंट दे रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी रख देंगे तो टी इक्वल टू जीरो पर जीरो करंट दे रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी रख देंगे तो मैक्सिमम करंट दे रहा है ना। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया किसी भी एलआर सर्किट में टाइम के साथ वेरिएशन का। ओके, अच्छा, अब और क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला जो इसमें स्टोर हो रहा होगा हाफ एल आई स्क्वायर, का मतलब हाफ एल, आई की जगह रख देंगे आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। किसी टाइम टी पर जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो मैक्सिमम करंट हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर ही बन जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर कुछ एक दो एप्लीकेशन और देख लेते हैं। मान लो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने बोला है ऐसे कोई दो सर्किट दे दिए, ऐसे दे दिए, ये करंट का और टाइम का सर्किट है, और दो सर्किट है L1 R1 L2 R2 वाले। आपसे बोला है कि पहला सर्किट मान लो ये है, दूसरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट ये है, तो आपसे बोला है कि कमेंट करो उनके टाइम कांस्टेंट पर। टाइम कांस्टेंट इसका टाउ 1, इसका टाउ 2, टाइम कांस्टेंट पे कमेंट करना है। तो ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम करंट है, क्या ये मैक्सिमम की जो 0.63 आएगी, मैक्सिमम की 0.63, तो वो इसकी टाउ T1 पर आएगी, इसकी टाउ T2 पर आएगी। तो किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ? साफ साफ दिख रहा है भाई, टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1, टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1। इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ, इसका टाइम कांस्टेंट कम हुआ, क्योंकि इसमें इस टाइम पर मिल गया ये 0.63 और इसमें 0.63 थोड़ा सा बाद में मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई इनके जो है रेजिस्टेंस पर भी कमेंट करो और इंडक्टेंस पर भी कमेंट करो, तो ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, आई ये मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम है, I1 मैक्स दोनों के लिए सेम है I2 मैक्स। तो यहां से ध्यान रखेंगे तो I मैक्स क्या होगा, V बाई R1 और V बाई R2, तो इनके दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे उस सर्किट में। और अगर L की बात करें तो ये देखो टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1, यानी कि L1 बाई R1 ग्रेटर देन L2 बाई R2 ग्रेटर देन L1 बाई R1। तो चूंकि R1 से तो R2 कट जाएगा, तो क्या बचा, L2 ग्रेटर देन L1। तो इस तरीके से इन ग्राफ की एप्लीकेशन बन जाती है। छोटा सा सवाल का एग्जांपल मैंने सिखाया आपको। ओके,
एक और एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि L1 1 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस 3 ओम, L2 2 मिली हेनरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ये दो लगाए हुए हैं, यानी कि LR सर्किट है, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन एंड जो एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 5 वोल्ट की बैटरी है, t इक्वल टू 0 पर जो स्विच ऑन किया तो उस समय स्विच ऑन करने पर रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट पूछा हुआ है ना। जे एडवांस 2016 में सवाल आया हुआ, जो कि बहुत आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम करंट आती है t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर और मिनिमम करंट आती है t इक्वल टू 0 पर। तो देखो भाई, t इक्वल टू 0 पर ये सर्किट कैसे रिप्लेस हो जाएगा? जहां जहां इंडक्टर होंगे वहां वहां इंडक्टर को क्या कर देंगे, जहां जहां इंडक्टर होगा वहां वहां t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे? इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से, है ना भाई। इंडक्टर t इक्वल टू 0 पर ही सर्किट बनाता हूं, ये खत्म होगी ब्रांच, है ना। t इक्वल टू 0 पर ये ब्रांच ओपन हो गई है, ये भी ब्रांच ओपन हो गई है, ये 3, ये 4, ये 12, ये 5। तो जो करंट जाएगी वो ये मिनिमम करंट जाएगी, वो आएगी कितनी? 5 डिवाइड बाई 12। तो मिनिमम करंट 5/12 एम्पियर आएगी, मिनिमम करंट 5/12 एम्पियर। और मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम ये t इक्वल टू 0 पर सर्किट आया, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या होगा? ये इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये 3 ओम आ गया, और ये भी शॉर्ट कर दिया, ये 4 ओम आ गया, और ये भी रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया इतना। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई? ये 12 आ गया, और ये सर्किट हमारा बन चुका है ये वाला, ये 5 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई, ये 5 वोल्ट। अब करंट चाहिए, कौन सी करंट चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए तो ध्यान से देखो, 12, 4 और 3, ये तीनों कैसे आ गए? पैरेलल में। इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल लिया। जब पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी? तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए इनका आर इक्विवेलेंट ये बन चुका है, तो मैक्सिमम करंट कितना आ गया भाई? वी आर आई मैक्स अगर निकालनी है तो आई मैक्स कैसे लिखेंगे? वी बाई आर इक्विवेलेंट। और वी कितना था? 5, ये कितना है? 3/2, तो आ गया 10/3। तो 10/3 आ गया है, और इसी से हमारे पास मैक्सिमम करंट आ चुकी है 8 एम्पियर। इनका रेशियो पूछा हुआ है, सॉरी इनका रेशियो आई मैक्स, ये टोटल करंट मैक्सिमम आ गई, और रेशियो पूछा है मैक्सिमम का, तो 10/3 और 12/5 दैट इज 8, है ना। तो ये अच्छा सवाल था, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट पर बेस्ड। चलिए बच्चों, एलआर सर्किट पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सवाल हम कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एलआर सर्किट पर सिंपल 2 एलआर सर्किट दे दी एक तरह से, आप ये समझ सकते हो। तो क्या बोला है कि ये सर्किट में RL R12, यहाँ पर ये t इक्वल टू 0 पर जैसे इसको ऑन करते हैं तो t इक्वल टू 0 पर ये बैटरी लगी हुई है। t इक्वल टू 0 के बाद किसी टाइम t इक्वल टू टाउ पर, कोई टाइम दीजिए टाउ, t इक्वल टू टाउ पर हमसे बोला गया है कि इस ब्रांच में कितनी करंट है। तो क्या करेंगे? जैसे सर्किट बन गया, इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी, तो इसमें जो करंट जाएगी, मान लीजिएगा इसमें करंट गई ये वाली और इसमें करंट गई ये वाली, तो यहां से जो करंट जाएगी एक ऐसे जाएगी और एक ऊपर इधर से जाएगी, तो दोनों माइनस कर देंगे। तो I1 मान लेता हूं, इसमें I2 मान लेता हूं, I इक्वल टू I1 माइनस I2 नेट करंट जाएगी। लेकिन ये एक LR सर्किट है, ये एक LR सर्किट है, इसमें जो करंट जा रही होती है I1, वो मुझे पता है, अभी मैंने प्रूफ किया था फॉर्मूला I नॉट या I मैक्सिमम 1 माइनस E बाई E माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ। उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसकी भी करंट लिख सकता हूं, इसकी भी लिख सकता हूं, दोनों को माइनस करके टोटल करंट। लेकिन उस करंट को मैक्सिमाइज करना है तो di बाई dt करके 0 कर दो, बस वो टाइम आ जाएगा जिस पर मैक्सिमम में, फिर वो मैक्सिमम वो टाइम आएगा, उस टाइम पे करंट निकाल लेंगे। ये लॉजिक है। चलिए करते हैं सवाल को। ये हमारा सर्किट है, या RL सर्किट है, या I1 I2। तो I1 I2 माइनस I1 जो भी ज्यादा करंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे I1 माइनस I2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यही मेरे को आंसर में बताना है। तो पहले तो I2 माइनस I1 लिख लिया। I2 क्या बैठेगी? I नॉट या I मैक्सिमम V बाई R 1 माइनस E की पावर माइनस R/12, ध्यान दो इसमें R/12 आएगी। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो 1 माइनस E की पावर माइनस R बाई L T। तो इन दोनों को डिफरेंस माइनस कर लिया, माइनस करने पर टोटल करंट आ गई। इस करंट का मैक्सिमा, यही वो करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए।
तो इस करंट का क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम लगा देंगे, डी बाई डी टी कर देंगे। इसका जब डी बाई डी टी करके इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक टी की वैल्यू आएगी, वो टी वो होगा जिस समय उसको टाउ दिया हुआ है नाम, ठीक है। तो बस इसको डिफरेंशिएट करा, देखो डिफरेंशिएशन करने पर 0 कर देने पर हमारे पास टी की वैल्यू ही आ गई। क्या यही वो टाउ है? यस, ये वो टाउ है इस सर्किट का जिस समय ये करंट मैक्सिमम है, इसको टाउ नाम दिया गया है ना भाई। तो टाउ 2R 12/R ln2, एक ऑप्शन तो ये मैच हो गया टाउ का। लेकिन इस टाइम पर करंट मैक्सिमम है, तो मेरे को ये टाइम करंट के फंक्शन में रखना, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलो, दिस इज द टाइम व्हेन आई इज मैक्सिमम, तो टाइम को यहां रख दिया, देखो रखा, हाँ भाई रखा। अब इसको रख देने पर जब मैं सोल्व करूंगा, ये R से R गया, L से L गया, तो ये अपने पास R से R, L से 12, तो ये अपने पास ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, थोड़ा सा मैथ लगा, V/4R। तो कुल मिलाकर के एक आंसर बी आ गया और एक आंसर डी आ गया है। तो ये छोटा सा सवाल भी अलग अलग 2 पार्ट में भी समझ सकते हो, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए था इसमें। जो हमारा है वो ये है कि भाई इसकी करंट हमें पता है, ये करंट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, यानी कि एलआर सर्किट आना जरूरी है, तभी जाकर के हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए एलआर सर्किट पर एक और बहुत अच्छा सवाल करते हैं, जिसमें एलआर सर्किट के साथ साथ हमें ईएमआई का फंडा भी इन्वॉल्व करा लिया, बीवीएल का फंडा, यानी कि करंट वोल्टेज भी इंड्यूस कराएंगे जिससे हमारा सोर्स का काम करेगा। जैसे हमारी ये रोड मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इसमें एक इंड्यूस एमएफ होता था बीवीएल sin 90, यानी कि बीवीएल। तो बी पता है, वी पता है, एल पता है। तो जब ये बीवीएल पता होगा तो क्या एलआर सर्किट बन चुका है? बिल्कुल बन चुका होगा। बी की वैल्यू दे रखी है बेटे, कितनी? बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है? 1 टेस्ला, और वेलोसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻², 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और लेंथ दी हुई है बेटे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻²। तो कितना आ गया? 10⁻³ वोल्ट। इतना वोल्ट मैक्सिमम इसके, यानी कि बैटरी की तरह काम करेगा, ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा, बैटरी की तरह काम करेगा। तो V की जगह तो E आ गया, रेजिस्टेंस R 1 ओम दे रखा, ये दे रखा हमें 1 मिली हेनरी। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन जो होती है I = V/R 1 - (T/L/R) इस वाली इक्वेशन में हमें जो है करंट पूछी हुई है, T = कितने पर? 1 मिली सेकेंड। तो ये 1 मिली सेकेंड उठा के यहाँ डाल दो, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है भाई। तो ये इंड्यूस ईएमएफ सब वैल्यू उठा के डालो, आंसर। कितना अच्छा और प्यारा सवाल दिया हुआ है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेन से भी आ सकता है, छोटा सवाल है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। तो देखो सिंपल, अपने को पहले तो ई निकाल लिया, फिर इस फॉर्मूले में रखा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल देने के बाद ये वैल्यू आ गई 10⁻³ × 0.63। तो 0.63 मिली एम्पियर, 0.63 × 10⁻³ यानी कि हमें 0.63 वहां पर आंसर फिल कर देना है। ओके, तो बहुत अच्छा सवाल एलआर सर्किट का। चलिए एलआर सर्किट की तरह, एलआर सर्किट हमारा जो था जिसमें करंट क्या हो रही थी? राइज कर रही थी। तो करंट क्या करेगी? इसमें डिके भी कर सकती है अगर हम इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करके रख दें और उसको किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हमें इसको लॉस करें, डिसिपेट करें इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलिए जैसे हमारे पास कैपेसिटर में आर से सर्किट होता था, डीके सर्किट है ना, जिसमें 4 डीके हो जाता था किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, आर से सर्किट डीकेइंग सर्किट। वैसे ही डीकेइंग एलआर सर्किट भी हो सकता है। इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है और उसको किससे लगा दिया? एक रेजिस्टेंस से लगा दिया, जो कि एनर्जी हीट की फॉर्म में हमारी डिसिपेट हो जाएगी। तो हमारे पास एक आरएल सर्किट है, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर थी, मैक्सिमम करंट की एनर्जी स्टोर थी। सर्किट क्लोज होते ही इसको पाथ मिल जाएगा और ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, डीके होगी करंट, तो करंट डीके होगी तो यानी कि di/dt नेगेटिव होगा, तो -KL di/dt = RI, तो di/dt -R/L। तो di/I को अलग ले लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे? तो यहां से देखो तो di/I that is -KR dt। इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेने के बाद जब हमारा t = 0 पर देखेंगे तो यहाँ पर I मैक्सिमम करंट I0 मान लो, किसी टाइम t पर ये करंट I हो जाएगी। तो क्या बचेगा? ln I और I0 से I तक, और ये क्या बनेगा भाई? और टाइम t पर करंट निकाल रहे हैं तो -KRT, तो ln I/I0 -KRT, और I = बन जाएगा I0 e⁻⁻R। L छूट गया है, L रह गया है भाई, L रह गया है,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका भी टाइम कांस्टेंट हमारा टाउ क्या होगा, वही L/R ही होगा, इसका भी टाइम कांस्टेंट L/R ही हो गया। तो अगर डिकेइंग सर्किट होगा तो हमें जहाँ पर कोई सोर्स नहीं लगा होगा, ये खुद सोर्स का काम करेगा जो कि इसमें करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कैपेसिटर की तरह है, कोई नई चीज नहीं होती, ओके। अगर किसी एक कॉइल में कोई करंट वेरी कर रही है जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसके आसपास दूसरी कॉइल रख देता हूं, उसके आसपास जैसे ही दूसरी कॉइल रखूंगा तो दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा। अगर वो उसके साथ लिंक हो रहा है फ्लक्स, अगर उसके एरिया में, उसके रीजन में रखा हुआ है दूसरी कॉइल को, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स जा रहा होगा। हो सकता है कुछ पार्ट जा रहा हो सकता है 100% लिंक हो रहा हो, यानी कि उसको बोलेंगे कपलिंग की, कितनी कपलिंग हो रही है फ्लक्स की, कितना फ्लक्स कपल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली दूसरी कॉइल में पहली कॉइल के कारण एक फ्लक्स लिंक हो जाएगा जिससे कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी। और इस फिनोमिना को, जिसमें एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है, इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और उनके बीच में भी एक कोफिशिएंट आएगा, जैसे वहां पर आता था L, वैसे यहां पर उसका नाम हो जाएगा M, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो होता क्या है कि ये कॉइल है हमारे पास, मान लो इस कॉइल में करंट जा रही है I1 और ये करंट मेरी चेंजिंग है, इसके आसपास दूसरी कॉइल रख दी है ना, तो इसमें फ्लक्स निकालेंगे दूसरी कॉइल में, तो Φ2/I1 का जो रेशियो होगा उसे हम M कहेंगे। यानी कि जितनी ज्यादा करंट I1 जाएगी वो प्रोपोर्शनल होगी I1 के, तो Φ2I1 और Φ2/I1 की वैल्यू ही हम क्या नाम देते हैं, M, एक कोफिशिएंट आ जाता है। या उल्टा भी कर सकते हैं कि करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं और वही करंट के कारण इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस समय हम इसको बोलेंगे ये I1, और इसमें आप बोलेंगे इस वाली जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये वाली पहली कॉइल थी, जिस वाली करंट में कॉइल फ्लो करा, सॉरी उल्टे दोबारा बोलते हैं यहां से, अगर हम दूसरी कॉइल में करंट फ्लो करा करके पहली में फ्लक्स निकाल लें तो भी इस M की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर हम इस वाली में करंट फ्लो कराएंगे, जिसमें करंट फ्लो कराएंगे उसको प्राइमरी करंट कहते हैं, और जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उसमें इंड्यूस हो रही है उसे हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। तो ये प्राइमरी जिसमें हम करंट पहले में फ्लो करा रहे हैं, ये हमारी चॉइस है कि हम किस में फ्लो करा रहे हैं। ऐसे में फ्लो कराओ जिससे कि आप दूसरी में फ्लक्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे जैसे Φ2/I1 = M भी कह सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो Φ1/I2 भी कह सकते हो। दूसरी कॉइल में करंट फ्लो करा दो, पहली में फ्लक्स निकाल लो, तब भी M सेम ही रहेगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ये कहता है कि इनके बीच में जो M है वो कभी बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स और करंट पर डिपेंड करता ही नहीं है। ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, मटेरियल, इनकी डायमेंशन, इनकी जो इसके बीच में मेटल भरा हुआ है, स्पेस में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये फाई पर डिपेंड करता ना करंट पर डिपेंड करता है। तो ये तो एक बार आ गया, वो तो डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए किसी में भी करंट फ्लो करा करके किसी में भी फ्लक्स निकाल लो, उनका रेशियो निकालना है। एक में करंट फ्लो कराएंगे दूसरी में फ्लक्स निकाल लो, दूसरी में करंट फ्लो कराएंगे पहली में फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स अपॉन करंट का रेशियो ही M कहलाएगा। जैसे वहां Φ/I था, यहाँ Φ2/I1 या Φ1/I2 या सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं M को निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। तो ये फ्लक्स, जैसे मान लो एक कॉइल्स में करंट जारी I1, दूसरी सेकेंडरी नाम दे दिया है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कुछ भी, तो टोटल फ्लक्स इसमें से जिसमें भी जो भी लिंक होगा, इसमें जो फ्लक्स जाएगा, मान लो इसमें जो फ्लक्स जा रहा है वो इससे लिंक हो गया, ऐसे लिंक हो गया, तो कुछ लिंक हुआ, कुछ हवा में आ गया, तो जो लिंक होता है वो जो लिंक होगा फ्लक्स, उसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो वही यहां पर कहा कि जो करंट इंड्यूस हो गई, जो Φ2 = MI1 है, इसको डिफरेंशिएशन कर दें अगर dφ/dt, तो ये क्या बन जाएगा E, दूसरी कॉइल में E2, तो MdI1/dt, MdI1/dt है ना। तो ये जो यहां पर E2 आ रहा है, dφ2/dt = MdI1/dt, यानी कि ध्यान से देखो, तो दूसरी में इंड्यूस ईएमएफ है और पहली की करंट ले रहे हैं, लेकिन M दोनों के लिए सेम रहेगा। M दोनों के लिए, दोनों को, तो बीच में दोनों का कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर है जिससे कि हमारे पास इनका रेशियो मिल रहा है ना। अच्छा, अब देखो, इसको dφ2/dt कह लो,
या di1/dt कह लो, ये हमारी चॉइस है किस में करंट फ्लो करा रहे हैं। दूसरी में फ्लक्स निकाल लो, ठीक है। तो ये तो phi2 है तो यहाँ I1 आ जाएगा, phi1 है तो यहाँ I2 आ जाएगा। क्लियर, दूसरी कॉइल में निकल जाएगा। अब यहां से एक और बात समझो, जब इसमें करंट वेरी कर रही है, जब इसमें करंट वेरी कर रही है किसी भी कॉइल में, तो क्या करंट के वेरी करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस तो जनरेट हो रहा है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा? हाँ भाई, सेल्फ इंडक्टेंस तो पहले से ही था, वो तो रहेगा ही, वो नहीं बदल जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस तो अभी भी रहेगा, L1 L2 तो अभी भी रहेंगे इनके। तो M इनके बीच में आ चुका है। इस M और L में एक फैक्टर काम करता है जिसे बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। तो इस M की वैल्यू इससे इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। तो वास्तव में ये M की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, K√L1 L2, जिसमें K क्या है, K की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में हो सकती है। दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी में कितना फ्लक्स है और प्राइमरी में कितना भेजा था। अगर दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, जितना प्राइमरी में था और सेकेंडरी में सारा का सारा पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं पहुंचा सेकेंडरी में तो K की वैल्यू 0, और हमेशा सेकेंडरी में तो इसके इक्वल पहुंचेगा प्राइमरी के, जितना प्राइमरी में से भेजा था, या इससे कम पहुंचेगा सेकेंडरी में, इसलिए इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है ना। जनरली लॉस तो होता ही है, इसलिए लेस देन या इक्वल टू इसके आ सकता है, ठीक, इसलिए कपलिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक रिलेशन आ गया, मतलब M और K में और L1 L2 में। कहीं अगर हमें L1 L2 दिया हो तो M निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास अगर हमारे मान लीजिए 2 इंडक्टर है, एक इंडक्टर ये दे दिया और दूसरा भी दे दिया, ये इनके बीच में M है, तो इसका L1 इसका L2 अगर इस सीरीज में जुड़े होंगे तो जो L इक्विवेलेंट हो जाएगा वो L1 प्लस L2। अगर M का भी जो बोला हुआ है कि M म्यूचुअल भी कंसिडर करना है तो हम इसको प्लस M भी कह सकते हैं और माइनस M भी कह सकते हैं, क्योंकि करंट अभी ऐसा जा रही तो ये प्लस M बोल दिया। लेकिन अगर ये सर्किट यहां से ऐसा चला जाए और वापस आ जाए तो क्या होगा, ये करंट जो जा रही होगी तो इसका मतलब फिर ये माइनस भी आ सकता है, इसको अपोज भी कर सकता है फ्लक्स। तो ये L इक्विवेलेंट इज L1 प्लस L2 इक्वल टू प्लस माइनस M के इक्वल निकल जाएगा अगर ये सीरीज में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो। मान लीजिएगा हमें एक कॉइल जैसे दे रखी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और एक कॉइल यहाँ पर रख दी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। इनके बीच की डिस्टेंस D है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और बोला है कि R1 इज ग्रेटर 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 देन किससे, R2 से। यानी कि दिस इज लाइक ए पॉइंट लूप, ये एक पॉइंट लूप ले लिया। तो 2 लूप रखे, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, M बताना है। तो क्या करना है, किसी एक में करंट फ्लो करा करके दूसरे में निकाल लेना है, लेकिन करंट ऐसे में फ्लो कराओ जिसके कारण फ्लक्स निकालना इजी हो, जिसके कारण फ्लक्स निकालना इजी हो। तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो ये इसकी एक्सिस पर है, ध्यान से देखो, इसकी एक्सिस पर है तो मतलब इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुझे आता है। हाँ भाई, इसका मतलब इसके कारण यहाँ फ्लक्स निकाल लूंगा भाई। यानी कि मैं इसमें करंट फ्लो करा लेता हूँ, ये मेरी I1 है, और इसमें फ्लक्स निकाल लेता हूँ, ये मेरा phi2 हो गया। दूसरी में फ्लक्स निकाल लेना आसान होगा, क्योंकि इसके कारण इस लूप में फ्लक्स निकालने का फंडा हमने नहीं सीखा है अभी तक, तो इसलिए हमारे लिए यहां से यहां पहुंचना बड़ा आसान है। तो यहां अकल लगानी होगी इस बात के लिए, यहां अकल लगानी होगी कि किस में करंट फ्लो करा करके फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि M दोनों के लिए सेम होगा। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसके कारण इसमें भी वही आएगा, इसके कारण इसमें भी वही आएगा, लेकिन मुझे किसके कारण निकालना इजी है ये मेरे को सवाल से पता लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, चलो देखो, तो पहले क्या करते हैं भाई, फ्लक्स निकालते हैं phi2। ये टोटल फ्लक्स है भाई, टोटल फ्लक्स, ध्यान देना, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, इसके कारण इसमें निकालते हैं phi2 में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू इसमें यहाँ फ्लक्स में B किसका आएगा, B1, N2 B1 कोस एरिया भी आएगा A1, एरिया A1 आ जाएगा A1, और कोस 0, तो N2 और B2 कितना, B1 कितना, इसके कारण म्यू नॉट N1 I1 R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर प्लस इनके बीच की दूरी D स्क्वायर की पावर
3/2 cos 0 1, क्योंकि इसी तरफ एरिया वेक्टर होगा, इसी तरफ बी है, इसमें बीच का एंगल 0। तो ये मेरे पास क्या आया भाई, ये phi2 आया, ये phi2 आया टोटल। और अगर मैं I1 को नीचे ले जाता हूं तो बन गया m बराबर क्या था, phi2/I1। तो ये बन गया म्यू नॉट n1 n2 r1 स्क्वायर अपॉन कितना, एरिया कितना भाई, एरिया तो लिखा ही नहीं भाई, एरिया तो लिखा ही नहीं, एरिया कितना पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर बाई 2 कितना r1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2, d स्क्वायर की पावर 3/2। तो ध्यान से देखो, इसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमें ये सब बी वगैरह निकालने नहीं आते होंगे मैग्नेटिज्म में से, तो नहीं कर पाएंगे। तो और बहुत अच्छी बात इसमें ये है क्या कि ये फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है, केवल नंबर ऑफ टर्न्स, डायमेंशन, डी, आर और इनके बीच में क्या स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मटेरियल पर डिपेंड, इसके सॉरी फ्लक्स और करंट पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम किसी में भी फ्लक्स और करंट को फ्लो कराने ले सकते हैं, बस ये बदलने चाहिए, बदलेंगे तो हमें इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत टफ नहीं है। तो जैसे कि लूप दिया हुआ है, जैसे ये एक लूप दिया हुआ है, इसमें इसके एक्सिस पर a√3/2 पर एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी साइड कितनी है, a है, और ऐसे रखा हुआ किसी एंगल पर इसका एरिया वेक्टर 45 पर है। तो बोला कि इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है, ये तो बताओ ये P कितना होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे खास बात ये है A इज लेस देन R, यानी कि दिस इज लाइक ए पॉइंट लूप, लाइक ए पॉइंट लूप, दिस इज लाइक ए पॉइंट लूप, ये पॉइंट लूप की तरह है भाई, है ना। तो इसकी एक्सिस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे पहले, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटू इसका एरिया, इंटू एरिया वेक्टर इस बार इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही होगा। तो cos 45 आ जाएगा, बस जो भी सवाल किया था उसी तरीके का सवाल है, बस क्या आएगा cos 45। लो भाई, सिंपल सवाल। तो क्या करना है, b लिख दिया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर की पावर 3/2, ये b की वैल्यू आ गई। चलिए, जैसे हमारे पास b आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं इस छोटे से लूप में जिसमें 2 टर्न है। तो बी ए कोस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स भी 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे भाई, मैं यहीं पे कर लेता हूं 2 से मल्टीप्लाई, ये रहा वो 2, है ना। तो इसमें बी की वैल्यू तो ऊपर निकाल ही चुके हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि किसी भी कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ए होता है। और कोस थीटा 45, कोस 45 की वैल्यू ये, एरिया ए स्क्वायर, ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 2, तो टोटल फ्लक्स ही आ गया। अब तो फ्लक्स ही आ गया है, और फ्लक्स को I से डिवाइड कर दो, ये करंट ध्यान देखना ये दूसरे लूप में है और ये I1 पहले वाले में फ्लो कराई, तो phi2/I1 है ये एक तरह से, phi2/I1। तो phi2/I1 की वैल्यू ही आ गई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये क्या बनेगा 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 1/2, तो टोटल आ गई 2 की पावर 7/2। तो ये P बोला हुआ था उसने, तो P की वैल्यू 7 आ गई। बहुत ही शानदार मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई बहुत टफ भी नहीं है, छोटा सा सवाल है, अगर इसे मेंस में भी दे जाए तो कोई बुराई नहीं है ना। चलिए एक और देखो, एक लूप ये रखा हुआ, एक लूप ये रखा हुआ, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना। एक बहुत प्यारी बात इसमें बोल दी गई है पहले ही, क्या A1 लेस देन A2 है। हाँ भैया, A1 लेस देन A2 है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक में करंट फ्लो करानी है और दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई किस में फ्लो कराए, ऐसे में फ्लो कराओ जिसके कारण फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल लो बच्चा। तो क्या अगर मैं इसको पॉइंट लूप मान सकता हूं, दिस इज लाइक ए पॉइंट लूप, दिस इज लाइक ए पॉइंट लूप, एक पॉइंट लूप की तरह है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कराओ और इसमें फ्लक्स निकाल लो, इसमें करंट फ्लो कराओ और इसमें फ्लक्स निकाल लो, इसमें करंट फ्लो कराओ इसमें फ्लक्स निकाल लो। तो इसका मतलब phi2 बराबर बी किसके कारण B1 लिख दूंगा, एरिया किसका 1 का, इसको मैंने नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने नंबर 2 नाम दे दिया, हालांकि इनकी रेडियस A1 A2 दे रखी है अलग अलग, पर मैंने 1 और 2 इनका नाम दे दिया, BA1 लेकिन cos 0 है ना भाई। अच्छा B1
इसके कारण लिखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2, इसकी रेडियस दे रखी A2, ए लो भाई A2, कोस A1 किसका, इसका एरिया, एरिया कितना पाई A1 स्क्वायर कोस 0 1, इस फाई 2 को I1 से डिवाइड कर दो, फाई 2 को I1 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया म्यू 2 पाई A1 स्क्वायर बाई 2A2। आंसर, कोई मुश्किल काम नहीं है ना, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधे सीधे एक में फ्लक्स निकालो दूसरे में निकालो, तो ये आ गया म्यू नॉट पाई A1 स्क्वायर अपॉन 2A2। ओके ठीक है, अगर मैं यही काम दूसरे में फ्लो करा करके कर रहा हूं तो भी यही आंसर देना है भाई, इसलिए उसको अपने को दिमाग नहीं लगाना, जिसका हमें आता है ना फील्ड निकालना, वो वाले के हिसाब से हमें डिफाइन करना है कि किस में करंट फ्लो कराएं, है ना। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम इस पर करने वाले हैं, जो कि जी एडवांस में पूछा हुआ भी है, और अलग अलग पार्ट हैं, छोटे छोटे से पार्ट अगर बनाए जाए तो उसको मेन से भी डिवाइड कर सकते हैं। फंडा सीखना है अपने को, कंसेप्ट सीखना है कि भाई कैसे उसको अप्लाई करना है। एक लूप दिया हुआ है जिसमें करंट जा रही है 10 एम्पियर पर सेकंड, और इसमें करंट इंड्यूस वगैरह की बातें करनी है। जो उसके आसपास ये एक वायर है जो कि कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर है, ये 90 डिग्री है, ये 45 हो जाएगा, इसमें से कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो बोल रहा कि कौन कौन से ऑप्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बोल रहा कि इंड्यूस करंट इन दी वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज में करंट है इस डायरेक्शन में, तो क्या इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है। पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, अभी हमें पता नहीं किस तरफ होगी वाली डायरेक्शन, अभी हमें इस डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स, अब रिपल्सिव है क्या अट्रैक्टिव है उसकी बात करें। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इन द वायर इज, तो इस वायर में इंड्यूस EMF की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो लूप इज रोटेटेड एज ए कांस्टेंट एंगुलर, इसको रोटेट करते जाएंगे लूप को अबाउट द वायर, एडिशनल EMF इतने इंड्यूस क्या इसमें इतना इंड्यूस एडिशनल EMF होगा। ये सब बातों की हमें यहाँ पर यानी कि तरह से 4 सवाल बन गए छोटे छोटे से, इनके बारे में करना है। चलिए अब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम वाला, तो उसी फंडे को दोबारा से समझ लेते हैं कि भाई जैसे हम बोला था कि इसमें करंट फ्लो करा करके इसमें हम फ्लक्स निकाल लें तो हमें क्या होगा, M निकल जाएगा इनका। अब वो M चाहे तो आप इसमें करंट फ्लो करा करके इसमें निकाल लो या इसमें करंट फ्लो करा करके इसमें निकाल लो, ये किसकी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। तो जिसमें आसान हो, तो हमने क्या करा, हमने उल्टा कर दिया कि इसमें करंट फ्लो करा ली और इसमें फ्लक्स निकाल लेते हैं, इसमें करंट फ्लो करा ली इसमें फ्लक्स निकाल लेते हैं, और इसमें फ्लक्स निकालने के लिए मान लो इसमें करंट जारी है तो इसमें फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा M निकल जाएगा। और जब हमारे पास M आ जाएगा तो ध्यान से देखो M di/dt यानी कि di/dt, तो इस वाले फंडे से हम क्या करेंगे, इंड्यूस EMF भी निकाल लेंगे, और M तो चूंकि कोई से भी निकाल सकते हैं, तो जिससे हम आसानी से निकल जाए वो वाले को यूज करना। तो हमने क्या करा, इसमें करंट फ्लो करा, इसमें फ्लक्स का चेंज निकाला, लेकिन फ्लक्स तो क्या होगा इस वाले लूप में वेरिएबल होगा, तो हमने एक छोटा सा x पे जाकर के छोटा सा एरिया ले लिया। इस वाले एरिया में जो 2x है ये लेंथ 2x आ जाएगी, ये x आ गया चूंकि 45 है, ये कितना है 45, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये x है तो ये भी x आ जाएगी, ये भी x आ जाएगी, तो टोटल लेंथ 2x आएगी, तो ये 2x आ गई और ये एरिया बन जाएगा 2x इंटू dx। तो इसमें फ्लक्स निकाला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IX 2x dx, इसके कारण इस छोटे से में फ्लक्स निकाल लिया भाई। अब ये फ्लक्स निकला इस इतने में, और ये लेंथ है यहां से यहां तक कितनी 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो इसमें x dx x कट जाएगा, तो केवल dx के साथ 0 से 0.1 में इंटीग्रेशन करना, लेकिन i क्या है, वेरिएबल है विद टाइम, तो ये di/dt करके e निकालना है, तो di/dt हमारा क्या है, वेरिएबल होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू आएगी कोई ना कोई, तो इससे हमारे पास ये di/dt की वैल्यू ही 10 एम्पियर पर सेकंड है। ये di/dt क्या है, 10 एम्पियर पर सेकंड, तो म्यू नॉट अपॉन पाई, यस इंड्यूस EMF आ गया है, इंड्यूस EMF आ गया, तो इससे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस M भी निकल जाएगा, E आ गया M आ गया, तो हमें यहां से ध्यान से देखो E तो दोनों में, E तो हमारा क्या होगा इंड्यूस EMF आ गया, M तो दोनों के लिए सेम ही आ गया, M दोनों के लिए सेम, तो M दोनों के लिए सेम, di/dt दोनों के लिए सेम आ गया। तो यहां से देखो बहुत ध्यान से कि जो इंड्यूस EMF रहेगा वो तो हमारा सही आ गया। अब इनके बीच में डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई इसके कारण यहां पे इंड्यूस एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा,
डायरेक्शन ऑफ, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ गया अंदर, इसके कारण भी आया, यहाँ पर भी आया, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये L ये B, L क्रॉस B, और इधर L और B, तो L क्रॉस B इधर, तो इसका ये फोर्स ILB, और ये चूंकि L क्रॉस B से फोर्स तो इधर आ गया, इसका ये कंपोनेंट आएगा F1 cos 45, तो F cos 45 ये आया और F cos 45 ये आया, ये वाला से कट जाएगा, यानी कि टोटल फोर्स इधर तो लग रहा है 2F cos 45, इधर तो कितना लग रहा है 2F cos 45, और इधर लग रहा है ये वाला F, ये ILB हो गया है ना, तो F ILB, तो ILB कितना है माइनस के F मान लो, तो ध्यान से देखा तो 2F बाई रूट 2 माइनस F, तो इससे कटेगा F रूट 2 माइनस F। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्सेस ज्यादा है और ये कम है, तो F रूट 2 माइनस 1, इसकी डायरेक्शन किधर बच गई भाई, नेट फोर्स की इसी तरफ बच गई, यानी कि इस वाले पूरे लूप पर नेट फोर्स किधर बचा, इस तरफ, यानी कि ये इसको क्या कर रहा, रिपेल कर रहा है, यानी कि इनके बीच में नेट फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा। भाई टोटल फोर्स कैसा बच गया, रिपल्सिव बच गया है ना। तो अब ऑप्शन पर आ जाते हैं, अब ऑप्शन पर आ जाते हैं भाई, रिपल्सिव बच गया है नेट फोर्स, ठीक है। तो चलिए अब जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन को हम मैच करते हैं। पहला ऑप्शन दिया कि इंड्यूस करंट इन द वायर इज अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। तो हम पहले लेंज लॉ के अकॉर्डिंग समझते हैं। लेंज लॉ ये कहता था कि भाई इसमें करंट जो है बढ़ती जा रही है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो ये करंट क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की करंट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो क्या जा रहा है, बाहर, सॉरी, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बाहर है, बाहर, और ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी कि इसके बाहर की तरफ बढ़ते मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। कम कैसे करेगा, जब इसके खुद के कारण एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जो कि इसके अपोजिट हो। तो इसका अपोजिट तभी होगा जब करंट इसमें किधर जा रही होगी, इसमें इधर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा तो इसका मतलब ये इसको अपोज करेगा, और अपोज कर करके फिर जो है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ होनी चाहिए। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी इसी तरफ है ए, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो गया, गलत है, ये अपोजिट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये अपोजिट नहीं आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई इसकी सेम डायरेक्शन में जो हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन थी, सेम आ गई। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी में हमने देखा कि भाई अगर ये करंट की डायरेक्शन यही ले रखी है तो इनके बीच में नेट फोर्स कैसा आता है, रिपल्सिव, तो ये रिपल्सिव फोर्स आया था, यानी कि बी सही है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर, अभी सोल्व किया था कि इंड्यूस ईएमएफ ये जो वायर में आएगा वो यही वाला आ जाएगा, है, तो हमने सोल्व किया था ना ये वाला, देखो, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आ चुका था ये। अब इसने कहा कि अगर इसको लूप को रोटेट कर रहे हैं कांस्टेंट ओमेगा से, अगर इसको कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या, इसके कारण जो यहां जनरेट हो रहा होगा फील्ड, उल्टा भी तो ले सकते हैं ना, इसमें करंट फ्लो करा करके इसमें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या बदलेगी क्या, नहीं, तो इसमें लाइनों की संख्या नहीं बदलेगी, इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो था वही रहेगा, उसमें कोई एडिशनल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको घुमाने से, एक ही जगह घुमाने से नहीं कुछ भी चेंज आने वाला, क्योंकि जो बी रहेगा वो बी रहेगा उतना ही, और जो अपने पास एरिया वेक्टर है वो भी वही रहेगा, और उनके बीच का एंगल cos 0 ही रहेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के हमारे जो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बैठा हुआ कौन सा बैठ गया, सी, और डी वाला क्या बैठ गया, रॉन्ग। तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर सवाल में बी और ऑप्शन सी सही है, और ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अगर इसमें पूछ ले जाता तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछ लेता तो बोलो क्या करते, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, तो क्या एम निकालने के लिए E/di/dt कर लेते। ये 10 दिया हुआ है और E आ चुका है, E भी आ चुका है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, E की वैल्यू मुझे पता लग चुकी है, μ/π आई थी, और ये 10 दिया हुआ है तो μ/10 पाया जाएगा। इस तरीके से सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। अच्छा सवाल बन जाता है अगर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछ ले जाता है ना। चलिए खैर, आपको इन सब सवालों से बहुत बेनिफिट होने वाला है। पॉजिटिवली आप इन सवालों को देखें और इन फंडों को देखें, एक शॉर्ट नोट्स की तरीके से आप इसको करें कि आपको कितना समझ में आया हुआ है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE Main 2023 in April attempt and in advance also wish you all the best. Thank you very much. आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।